हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इग्नू सोर्स के और एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो हमारा MTT 033 एक सब्जेक्ट है, उसका हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 आता है स्क्रिप्ट राइटिंग, उसके बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा ये सब्जेक्ट है MTT 033, ये हमारा PGCR जो कोर्स कर रहे हैं उन लोग का ये थर्ड वाला सब्जेक्ट है, तीसरा सब्जेक्ट है। और जो हमारे PGCT के स्टूडेंट हैं उनका ये फर्स्ट टाइम ऐड किया गया था जनवरी 2025 से, और ये फर्स्ट टाइम उनका एग्जाम होने वाला है दिसंबर के महीने में। तो ये उन लोग के लिए भी ये पेपर नया ऐड किया गया, तो उन लोग को भी ये हेल्पफुल पड़ेगा और PGCR के लिए हेल्पफुल रहेगा। और ये जो वीडियो है ये इसका पार्ट 2 है। इसके पहले मैंने MTT 033 का एक पहला वीडियो बनाया था, जिसमें कि मैंने जो हमारा स्टार्टिंग का जो पार्ट ए में जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं उसमें कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है PYQ के बेस पे, वो मैंने एक वीडियो बनाया था। उसको पहले आप एक बार देख लीजिएगा, वहाँ से आपका पार्ट 1 का जो है वो पोर्शन कवर हो जाएगा। अब उसी पेपर में जो हमारे एक पार्ट 2 या फिर आप बोल रहे क्वेश्चन नंबर 8 जो आता है, जिसमें हमें लिखना होता है एक स्क्रिप्ट राइटिंग के ऊपर, वो कैसे करते हैं हम लोग उसको इसमें डील करेंगे आज। तो ये मेनली जो बेस है वो हमारा स्क्रिप्ट राइटिंग के ऊपर ये बेस रहने वाला है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में आपको क्या क्या जानने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पे मैंने पेपर को अटैच किया, मैं आपको दिखा दूंगा। फिर कुछ मेरे अपने टिप्स और ट्रिक है वो है, और प्लस जो आपका स्क्रिप्ट राइटिंग है उसका कुछ थ्योरी पोर्शन भी आपको कवर करना था, तो वो भी यहाँ पे मैंने कुछ अटैच कर दिया, जिसको आप एक बार अच्छे से अगर रीड कर लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको ये स्क्रिप्ट राइटिंग करने में भी आसानी होगी। और प्लस ये वाला पोर्शन जो है आपका वो थ्योरी का जो लॉन्ग क्वेश्चन है वहाँ भी आता है कभी कभी क्वेश्चन, तो आपको ये यहाँ पे ये टॉपिक वहाँ भी आपका कवर ये हो जाएगा। प्लस जितने सारे यहाँ पे PYQs आए हुए थे हमारे स्क्रिप्ट राइटिंग के ऊपर, मैंने सारे PYQ यहाँ अटैच कर दिया है, और उसका मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन भी लेकर आया। तो मैं आपको एक PYQ के हिसाब से ही मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, और जो आपका फॉर्मेट है दिखाऊंगा कि आपको कैसे एक्चुअली एग्जाम हॉल में लिखना है, या फिर इस क्वेश्चन को कैसे आपको डील करना है एग्जाम हॉल में, वो मैं आपको यहाँ प्रैक्टिकली आपको ये करके दिखाऊंगा इस वीडियो में। सारे PYQ में यहाँ पे अटैच किया हुआ है, आप इसको एक बार अच्छे से रीड कीजिएगा इस PDF को, अगर तो आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलने वाला है। तो जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मैंने जो आपका लेटेस्ट पेपर आया था हमारा जून 2025 में हमारा आया है PGCR स्टूडेंट का जो पेपर है, मैंने यहाँ पे वो उसको अटैच किया 33 का। आपको मैंने पिछला वीडियो में बताया था कि इसमें जो हमारा पैटर्न रहता है वो क्वेश्चन पेपर में वो क्या रहता है हमारा, आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चन करना होता है, 20-20 नंबर का रहता है, वो हमारा 60 नंबर हो गया। और एक क्वेश्चन हमारा नंबर 8 है जो कि हमारा अनिवार्य होता है, जो हमारा रहता है स्क्रिप्ट राइटिंग के ऊपर में, वो हमारा है 40 मार्क्स का। तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा वेटेज है, आपका 3 क्वेश्चन करके आपको 60 मार्क्स आ रहे हैं अगर यहाँ पर, तो ये अकेला जो स्क्रिप्ट राइटिंग का ये जो वीडियो ये टोटल 40 मार्क्स का यहाँ पर वेटेज लेके ये चल रहा है ये वाला। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये हमारा इस क्वेश्चन पेपर के हिसाब से देखा जाए तो। अब इसमें फिर आता क्या, आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मैं दिखा दूँ एक बार क्वेश्चन पेपर में। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8, लिखा गया है नीचे दी गई सामग्रियों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और टेलीविजन रूपांतरण के आधार पर हिंदी में स्क्रिप्ट लिखिए। ध्यान रहे कि यह एक दृश्य श्रव्य विधा है, इसलिए स्क्रिप्ट लेखन के समय टेलीविजन स्क्रिप्ट लेखन की विशेषताओं का भी ध्यान में रखिए। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इस वाले पेपर में क्या होता है, जो नंबर 8 क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे या तो वो देंगे आपको एक टेलीविजन का लिखने के लिए, या फिर आपको देते हैं एक रेडियो का लिखने के लिए। तो आता है स्क्रिप्ट, या तो टेलीविजन का स्क्रिप्ट आएगा आपका, या फिर आपका वो रेडियो का स्क्रिप्ट आता है, पर कोई एक आएगा। अब कौन सा आएगा आपको ये कहना मुश्किल है। जहाँ तक मैंने PYQ को एनालाइज किया जब, तो यहाँ पे देखा जा सकता है कि आपका ये स्टार्टिंग हुआ है, आपका जो PGCR का कोर्स है उनका ये चल रहा है जून 2022 एग्जाम हो रहा है उनका। तो पहला जून 22 में आया था, फिर हर 6 महीने, क्योंकि वो PGCR 6 महीने का कोर्स है, तो हर 6 महीने एग्जाम हुआ है। तो मेरे पास ऑलमोस्ट अभी जो है 7 पेपर्स अवेलेबल है। मैंने सार्थों को जब एनालाइज किया तो यहाँ पे देखा गया है कि आपका जो पहला बार है उन्होंने रेडियो दिया, फिर से TV दिया, फिर रेडियो दिया, फिर TV दिया, फिर रेडियो, फिर TV, फिर लास्ट में 2 TV आया हुआ है। इस बार जो आपका फिर से या तो टेलीविजन आ सकता है या फिर आपका रेडियो आ सकता है। क्या आएगा कोई नहीं जानता है। तो आपको क्या करना है, आपको रेडियो TV दोनों तैयार करके जाना है, जो भी आ जाए मान लिया वहाँ उसको अच्छे से आपको करके आना एग्जाम हॉल में। और इस यहाँ बोलना चाहूँगा, जो पेपर का हमारा जो पैटर्न था ना, जैसे आपको पता है 60-40 का रेशियो चल रहा है, 60 मार्क्स का है लॉन्ग क्वेश्चन और 40 मार्क्स का जो है यहाँ पर वो हमारा है जो आपका स्क्रिप्ट लिखने का। तो ये पैटर्न था सेम, लेकिन आखिरी जून 2024 में और दिसंबर 2024 में क्या हुआ, उन्होंने पैटर्न को चेंज किया। उन्होंने क्या किया, 80-20 कर दिया। मतलब 4 क्वेश्चन आए थे लॉन्ग क्वेश्चन लिखने के लिए, और 20 मार्क्स का ओनली आया था स्क्रिप्ट लिखने के लिए। ये 2 बार किया उन्होंने। फिर से जो हमारा आखिरी पेपर हुआ है हमारा जून 2025 में लेटेस्ट वाला जो है, फिर से उन्होंने 60-40 का रेशियो कर दिया है। ठीक है, तो आप इसको लेकर तैयार रहिएगा। अगर आपका 80-20 आया तो ईजी आपके लिए है ना, आप लॉन्ग क्वेश्चन लिख दोगे 4 क्वेश्चन आराम से, केवल 20 मार्क्स का आएगा ये वाला लिखने के लिए स्क्रिप्ट राइटिंग। अगर 60-40 आया तो भी आप तैयार होकर जाओ, तो आप मेंटली तैयार हो कि मेरा 60-40 ही आने वाला है, ये मान के चलो। आप हमेशा वर्स्ट के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए। तो आपको 60-40 मान के चलना है कि अगर 40 मार्क्स का मान लिया आ रहा है स्क्रिप्ट, तो हम उसको कैसे लिखेंगे उसको हम लोग आगे इसमें डील करने वाले हैं। ओके, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से अब एग्जैक्टली क्वेश्चन होता क्या एक्चुअली मैं दिखा दूँ एक बार। अब देखिए ये इस तरह का ये है नंबर 8 क्वेश्चन। यहाँ पे उन्होंने दिया है, क्वेश्चन का हेडिंग दिया हुआ है, और फिर यहाँ पे एक तरह का ये पैराग्राफ दिया है, लंबा सा पैराग्राफ दिया हुआ है। अब क्या बोला, आप ध्यान से पढ़िए इसको। पहला बोला जा रहा है, निम्नलिखित सामग्री को ध्यानपूर्वक पढ़िए। इसको बोला अच्छा से रीड करने के लिए। ओके, यह अंश रस्किन बॉन्ड की एक कहानी द वीकेंड गुरु से लिया गया है। रेडियो रूपांतरण के आधार पर उसका हिंदी में स्क्रिप्ट लेखन कीजिए। ध्यान रहे कि यह एक श्रव्य विधा है, इसीलिए स्क्रिप्ट लेखन के समय श्रव्य विधा की विशेषताओं का भी ध्यान में आवश्यकता हो। अब देखिए यहाँ पे कुछ कुछ बात बोला गया है। पहला तो बोला गया है कि उन्होंने नाम दिया है राइटर का, एक उसकी एक स्टोरी है काइंड ऑफ, उसका बुक से पैराग्राफ को यहाँ से लिया गया, वो उन्होंने मेंशन कर दिया।
आपको क्या करना है, पहला करना है आपको एक रेडियो रूपांतरण नंबर 1, ठीक है। दूसरा क्या होगा, आपको हिंदी में लिखना है, दिया किस में है आपका, वो दिया हुआ है इंग्लिश में, ठीक है ना। तीसरा काम क्या हो गया, बोल रहा है जो भी श्रव्य विधा की जो विशेषता है, ये विशेषता किसकी है, मतलब आप चूंकि कर रहे हैं रेडियो रूपांतरण, तो जो रेडियो रूपांतरण है वो आता है हमारा श्रव्य विधा के अंदर, तो उसका क्या क्या क्वालिटी आपको वो लिखना है। तो 3 चीज़ें हो गई, पहला आपका हो गया कि रेडियो रूपांतरण, दूसरा आपका हो गया हिंदी में, और तीसरा क्या हो गया आपका जो भी रेडियो रूपांतरण कर रहे हैं उसका जो भी कैरेक्टरिस्टिक है आपको वो लिखना है। तो 3 चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी यहाँ पर। अब चूंकि ये दिया हुआ है इंग्लिश में, आपको पढ़ना है, पढ़ के इसको करना है हिंदी में, अपने आप मन में अनुवाद करना है या बोले ट्रांसलेट करना है उसको, फिर उसका आपको रूपांतरण करना है, रेडियो रूपांतरण में आपको लिखना है, और फिर आपको करना है स्क्रिप्ट राइटिंग। तो यहाँ पे 3 चीज़ दे दिया, और सबका मेन क्या है आपका वो है यहाँ पर स्क्रिप्ट राइटिंग लिखना गया है। तो यहाँ पर ये मेन काम हो गया। अब इस चीज़ को देखिए कैसे करेंगे हम लोग। अब ये पूरा स्टोरी दिया गया, मान लीजिए हमें एक बार दिखा दो स्टोरी को, अगर ये देखिए यहाँ दिया ना, ए सर्टेन किंग ऑफ, यहाँ पे कुछ दिया डिटेल, आपको इसको रीड करना पड़ेगा। सेम ये हमारा था रेडियो के लिए। अब अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं एक दो और क्वेश्चन का लैंग्वेज पहले आप समझिए, पकड़िए क्या बोला जा रहा है। यहाँ देखिए नीचे दिए सामग्री का ध्यान पढ़िए, टेलीविजन रूपांतरण के आधार पर हिंदी में, फिर बोला हिंदी में बार बार बोल रहा है, ध्यान रहे कि यह एक दृश्य श्रव्य माध्यम है। अब देखिए जो टेलीविजन है वो हमारा है दृश्य श्रव्य। अब पहला वाला क्या था हमारा, जो रेडियो वाला था वो हमारा क्या था, वो हमारा था ओनली श्रव्य विधा, उसमें हम लोग कुछ देख नहीं पा रहे थे, रेडियो में खाली सुनते थे हम लोग। और जो टेलीविजन है वो क्या हमारा दृश्य मतलब देखना, श्रव्य मतलब सुनना, दोनों देखने सुनने दोनों काम होता है इसमें, इसको हम बोलते हैं दृश्य माध्यम। फिर क्या करना है आपको, टेलीविजन स्क्रिप्ट लिखना है, लेकिन आपकी जो इसकी विशेषता है उसको भी अपने ध्यान में रखते हुए लिखना है। फिर देखिए यहाँ पर दिया है अगला, ध्यान में पढ़िए, यह अंश रस्किन बॉन्ड की कहानी द वीकेंड गुरु से लिया गया है, रेडियो रूपांतरण, और हिंदी में उसका करना है। फिर यहाँ पर हो गया, कहने का मतलब क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, वो 2-3 चीज़ बोल रहे हैं। एक तो आपको हिंदी में लिखना है, पहला बार बार बोला मेंशन किया रहा है, आपका आ रहा है पैराग्राफ इंग्लिश में। दूसरा आपको बोला रूपांतरण करना है, और तीसरा बोला आपको फाइनल वो स्क्रिप्ट लिखना है। आपको यहाँ पे 3 काम एक साथ करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए ये ऐसा क्वेश्चन हुआ, आप किसको करें कैसे, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ गई। आप कैसे करना है, आप दिखाता हूँ। सबसे आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि आपको करना क्या था। 3 चीज़ें हैं, पहला हो गया कि अनुवाद, दूसरा है रूपांतरण, एक हमारा है स्क्रिप्ट राइटिंग। आपको 3 काम आ रहा है। अब तीनों काम में डिफरेंस क्या होता है, हम पहले आप थोड़ा सा देख लेते हैं थ्योरी पार्ट। अनुवाद किसको बोलेंगे हम लोग, बोला गया मतलब किसी भी भाषा में लिखित सामग्री है उसको दूसरी भाषा में शब्दशः या अर्थ के अनुसार उसको बदलना, इसको हम बोलते हैं अनुवाद करना। जो हम लोग पीजीडीटी वाला स्टूडेंट हैं वो हम लोग अनुवाद करते हैं एक्चुअली, जो पीजीसीआर वाले हैं वो यहाँ पे करते हैं रूपांतरण, उनका मेन है रूपांतरण, और उसमें अगला पॉइंट आ रहा है उनका स्क्रिप्ट लेखन, दोनों काम आ रहा है। तो जो हम लोग यहाँ पे करते हैं अनुवाद, अनुवाद का अर्थ क्या हो गया, मतलब सिंपल सा लैंग्वेज है, एक भाषा में दिया गया है उसको हमको करना है दूसरा। मान लीजिए दिया हुआ है इंग्लिश में, मैंने उसको हिंदी में कर दिया, मान लीजिए दिया हुआ है तमिल में, इसको मैंने तेलुगु में कर दिया। तो ये क्या हुआ, केवल उसको एक लिखित रूप को दूसरे लिखित रूप में ट्रांसफर कर दिया मैंने, पर केवल भाषा का अंतर किया, बाकी सब चीज़ें ए टू जेड सेम टू सेम, उसमें कुछ बदलाव नहीं किया हमने। क्या विशेषताएं होती है इसका, बोला जा रहा है मूल भाषा जो ओरिजिनल है और जो लक्ष्य जिसमें हमने ट्रांसलेट किया है उसका ध्यान रखा जाता है, भाव और अर्थ बनाए रखना जरूरी होता है, कहानी या नाटक का रूप वही रहता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए अंग्रेजी की कहानी है उसको मैंने हिंदी में ट्रांसफर कर दिया, तो वो हमारा हो गया अनुवाद, उसको बोलते हैं जस्ट ट्रांसलेट कर देना। ये चीज़ वो पहला बोला। एक आता है हमारा टर्म है रूपांतरण, इसका मतलब क्या होता है, मतलब कहानी, नाटक और गद्य को किसी विशेष माध्यम, टीवी, रेडियो, फिल्म के लिए बदलना। अब यहाँ पे उसका एक स्टेप हायर है, पहला था अनुवाद, जस्ट अपने एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला, बस खाली लैंग्वेज चेंज किया आपने, वो किया। रूपांतरण में क्या होता है, उसका रूप का अंतर कर देना, उसका जो फॉर्म है उसको बदलना। मान लीजिए वो किताब है, ये एक रिटन फॉर्म है, इसके ऊपर मैं बना दिया मूवी या फिर टेलीविज़न या फिर कोई टीवी सीरियल, तो ये क्या हुआ, किताब से वो हो गया। अब दूसरे में किताब मतलब क्या हम उसमें पढ़ सकते हैं केवल, है ना, रीडिंग फॉर्म में था ये, उसको अब मैंने क्या किया, कुछ चलचित्र एक मूवी बना दिया, तो इसका ये फॉर्म बदलाव हो गया। वैसे मान लीजिए एक किताब में लिखा हुआ है नाटक, इसको कोई स्टेज के ऊपर परफॉर्म कर रहा है, एक्ट कर रहा है मान लीजिए, तो वो क्या हो गया, एक तरह नाटक। मान लीजिए जो रामलीला वगैरह आप देखते होंगे, उसमें क्या है, रामलीला जो स्टेज पर परफॉर्म किया जाता है, तो वो तो एक लिखा हुआ मान लीजिए बुक में है कि रामायण में ये सारे पार्ट है, वो है, उसको परफॉर्म कर रहा है स्टेज के ऊपर, तो वो क्या हो गया, उसके रूप का अंतर हो गया। लिखित फॉर्म में था, उस लिखित फॉर्म वाले रूप को उन्होंने बदल दिया किसमें, चलचित्र फॉर्म में, नाटक के फॉर्म में बदल दिया यहाँ पर, तो उसका हो गया रूप का अंतर। तो इसको हम लोग बोलेंगे रूपांतरण, इसको बोलते हैं हम लोग अडेप्टेशन, इंग्लिश में बोलते हैं अडेप्टेशन, हिंदी में उसको बोलते हैं रूपांतरण, मतलब रूप का अंतर कर देना। तो इसमें क्या हमारा मेन हो गया, कहानी, नाटक, गद्य, किसी विशेष माध्यम, टीवी, रेडियो, फिल्म को बदलना, ये हो गया। इसकी विशेषता क्या होती है, तो कहानी को उस माध्यम के अनुसार तैयार करना, ठीक है। फिर भाषा के साथ साथ दृश्य, ध्वनि, संवाद, प्रस्तुति का बदल देते हैं। पहला क्या हुआ, जो लैंग्वेज था माने हिंदी में लिखा हुआ है वो तो हिंदी रहेगा ही, अब उसको जब स्टेज पर हम लोग करें, मान लो कोई हिंदी में डायलॉग बोल रहा है, तो पर हो तो क्या गया, वो स्टेज पर कोई परफॉर्म कर रहा है, मैंने उसको हम आंखों से एक नाटक के रूप में देख पा रहे हैं, एक तरह से एक चलचित्र हो गया, हमारे आँख के सामने चल रहा है वो, तो वो हमारा दृश्य हो गया। ध्वनि, कोई जो डायलॉग बोला तो हम कान से सुन भी पा रहे हैं। किताब में क्या हम जस्ट
अपने से पढ़ते हैं तो हम पढ़ना पड़ रहा है, पर यहाँ पे स्टेज पे क्या आवाज़ भी आ रहा है, हम सुन पे आ रहा है डायलॉग वगैरह को, संवाद हो रहा है, दो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं डायलॉग तो वो हो रहा है। फिर प्रस्तुति मतलब उसको हम स्टेज पे प्रस्तुत कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे थे, तो ये सारा भाषा से था, भाषा के बदले इसको इतना सारा फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो ये हमारा हो गया रूपांतरण, रूप का अंतरण। ओके, इसमें फिर क्या होता है, मूल भाव सुरक्षित रहता है, ये बोला जा रहा है। दूसरा बोला उदाहरण एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो मान लीजिए कोई कहानी है, उस पर क्या हुआ, टीवी का स्क्रिप्ट या फिर रेडियो का नाटक लिख दिया हम लोग, जैसा मैंने बताया आपको कि एक कहानी था, इसको हमने स्टेज पर परफॉर्म किया, नाटक हो गया, जो रामलीला वगैरह में होता है आप देख सकते हो वो चीज़ है। या फिर कोई बुक है उसके ऊपर कोई मूवी बन गई तो वो हो गया, टीवी का स्क्रिप्ट हो गया, वो चीज़ हो गया। तो ये क्या हो गया हमारा रूपांतर, मैंने रूप का हम अंतर कर रहे हैं। तो पहला था नॉर्मल अनुवाद, भाषा से एक भाषा को बदलना, ठीक है, लिखित से लिखित फॉर्म में वाला था वो भाषा का अनुवाद हो गया। यह है रूपांतरण, रूप का अंतर कर दिए, एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए। अब तीसरा पॉइंट आ रहा है यहाँ पर स्क्रिप्ट राइटिंग। अब ये क्या होता है, बोला जाए मतलब किसी कहानी, नाटक, टीवी या रेडियो प्रोग्राम के लिए संवाद और निर्देशन लिखना। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जो हम बुक लिखा हुआ था, जब हम उसको रूपांतरण किया, मान लिया हम टीवी बना रहे हैं, टीवी का एक शो बनाया है, ठीक है, मूवी बनाया मान लिया टीवी के लिए, तो वो तो रूपांतरण हो गया। एक बुक था, बुक के बेस पे हम एक मूवी बना दिए, तो बुक से मूवी बना, वो एक रूपांतरण हो गया। लेकिन उस रूपांतरण को करने के टाइम पे जब वो बुक में जैसा लिखा हुआ है एग्जैक्टली सेम वे में हम मूवी पे नहीं कर सकते, उसके लिए हमको थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ता है। तो वहाँ पे हमारा आता है स्क्रिप्ट। तो मूवी बनने से पहले हम लोग क्या एक रिटन फॉर्म में स्क्रिप्ट तैयार करते हैं कि कौन कौन सा डायलॉग बोलेगा, कौन कितना तेज बोलेगा, कौन कितना धीमे बोलेगा, कितने सारे कैरेक्टर होंगे, तो वो सारी चीज़ें कहाँ थी, वो हमारा था स्क्रिप्ट में। तो मूवी बनने में जैसे आप देखा, मूवी में एक हीरो होता है, हीरोइन होता है, मान लिया विलन हो गया, कुछ फैमिली मेम्बर होते हैं, कुछ विलेज का सीन होता है, कुछ शहर का होता है, जॉब दिखाते हैं, ये सारे क्या है उसके पार्ट है, एक एक कैरेक्टर है। तो ये सब चीज़ें कहाँ से आती है, वो हमें लिखना पड़ता है स्क्रिप्ट के टाइम पर ही। तो वो हमारा हो गया अब स्क्रिप्ट राइटिंग। तो कहने का आप देखिए तीनों आपस में मिला जुला है। पहला एक अनुवाद था मान लिया किसी और में, लेकिन जो हमारा रूपांतरण है और जो हमारा स्क्रिप्ट है ये दोनों आपस में मिला हुआ है, क्योंकि रूपांतरण हो गया रूप का अंतर करना। लेकिन हम रूप का अंतर करें कैसे, तो उसके लिए हमें चाहिए स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट को बेस करके हम लोग रूप का अंतरण करते हैं। तो यहाँ पे हो गया मेन हमारा स्क्रिप्ट राइटिंग। तो इसमें मेन क्या हो गया, हमें निर्देशन देना होता है, हमें डायरेक्शन देते हैं हम लोग कि जो बुक पे जब मूवी बनेगी तो किस डायरेक्शन में बनेगी, क्या हम करना पड़ता है, उसके लिए होता है स्क्रिप्ट। तो वो हमारा हो गया संवाद और निर्देशन लिखना, इसको हम बोलते हैं स्क्रिप्ट राइटिंग। इसकी क्वालिटी क्या क्या है, तो हमारे संवाद होगा, इसमें क्या हमारा पात्र क्या बोलेगा, जैसे ना जो कैरेक्टर है मूवी का वो कितना डायलॉग बोलेगा, वो चीज़ है। फिर निर्देशन मतलब दृश्य, ध्वनि, भाव, कैमरा, निर्देशन और टीवी के लिए। तो मान लिया भाव, चेहरे पे कितना एक्सप्रेशन देगा, हंस के बोलेगा, रोकर बोलेगा या डरते हुए बोलेगा, तो वो सारा क्या वो हमारा एक्सप्रेशन हो गया। वो सब चीज़ें कहाँ से मालूम चलेगी, वो हमको लिखना पड़ेगा स्क्रिप्ट में। तो स्क्रिप्ट में जैसा लिखा रहता है उसी तरह से वो जो हमारे एक्टर एक्ट्रेस है वो कैसे परफॉर्म करते हैं। तो जो चीज़ें होती है स्क्रिप्ट में कि हमको या इस डायलॉग से लग रहा है कि हाँ स्क्रिप्ट में हमको डरने का सीन है, हमको रोने का सीन है, तो वहाँ पे उस तरह से वो फॉर्म में वो एक्ट करते हैं। तो वो हमारा आता है सब कुछ हमारे स्क्रिप्ट के अंदर में। तो ये हमारा जो जो टॉपिक है हमारा MTT 33 का, ये हमारा स्क्रिप्ट के ऊपर ही दिया गया है। तो इसलिए वहाँ पे क्या क्या आपको एक वो रिटर्न फॉर्म में दे रहे हैं, एक स्टोरी काइंड ऑफ थिंग, आपको स्टोरी को पढ़ना है, वो स्टोरी जस्ट सिंपल लिखा हुआ है। लेकिन जब उस स्टोरी के ऊपर कोई एक मान लीजिए टेलीविजन के लिए बन रहा है प्रोग्राम या फिर रेडियो के लिए बन रहा है, मान लीजिए बन रहा है, तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, पर दोनों को क्या है हमें एक लिखना पड़ेगा स्क्रिप्ट कि कौन क्या बोलेगा, कैसे बोलेगा, कितने सारे कैरेक्टर होंगे, वो चीज़ को हमको आइडेंटिफाई करना है। तो वही हमारा हो गया मेन स्क्रिप्ट राइटिंग। तो ये टॉपिक का जो मेन पर्पस हमारा है स्क्रिप्ट राइटिंग को सीखना। तो आपको एक सिंपल सा वो स्टोरी दे रहे हैं, नॉर्मल सा स्टोरी, ठीक है, और आपसे उम्मीद किया जा रहा है कि आप एक क्या है, एक राइटर है बोल सकते तरह से, एक आप क्या एक रूपांतरणकार है। आपको वो रूपांतरण करना है टीवी के प्रोग्राम के लिए या फिर रेडियो के प्रोग्राम के लिए, पर करने के टाइम पे आपको लिखना पड़ेगा स्क्रिप्ट। तो आपको यहाँ पे काइंड ऑफ समझ लो आप एक राइटर बन गए हो, आपको वो यहाँ पे करना पड़ेगा। तो अपने आप को उस जगह पे रख के सोचिएगा कि हाँ मैं इसको पढ़ रहा हूँ स्टोरी को, अगर मैं इसको एज ए टीवी का प्रोग्राम शो करूँगा या रेडियो पे अगर मैं शुरू करने वाला हूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो जब अपने आप को आप वहाँ पे रखे कीजिए तो आपको क्या अपने आप माइंड में आपका विजुअलाइजेशन होगा, इमेजिन कर पाओगे हाँ इस चीज़ को मैं ऐसे बोल सकता हूँ, इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ। तो वही चीज़ यहाँ पे आपको ऐड करना है। आप जितना ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे कि हाँ मैं ही एक रूपांतरण करता हूँ, मैं ही एक स्क्रिप्ट राइटर हूँ, तो आप इसको अच्छे से आप कर पाएंगे। आपका मेन पर्पस यही होना चाहिए इसमें। तो निर्देशन क्या हो जाएगा यहाँ पर, आपको हो गया दृश्य, ध्वनि, भाव, ये सारा आपको क्या है डायरेक्शन देना पड़ेगा, आपको कैसे करना है, उसको एक्सप्रेस करना, वो चीज़ देना पड़ेगा। फिर क्या हो गया माध्यम पर आधारित होता है टीवी रेडियो। अब ये क्या हो गया जो स्क्रिप्ट है कहना क्या वो डिपेंड कर रहा है मीडियम के ऊपर। मान लिया आपने स्क्रिप्ट तो लिख लिया पर उसको हम दर्शक तक पहुंचाएं कैसे, उसके लिए हमको चाहिए एक मीडियम चाहिए। या तो आप टीवी का कोई शो बनाओ तभी होगा, या फिर आप क्या करो रेडियो पे उसको प्ले कर दो, है ना। हम लोग आजकल सुनते हैं ऑडियो बुक, मैंने बुक लिखा हुआ है उसको कोई बुक को पढ़ के सुनाता है हमें, तो हमको वो फीलिंग आनी चाहिए। तो जब ऑडियो बुक सुनते हैं हम लोग, तो मान लीजिए बुक में जहाँ पे लिखा हुआ कोई आस्ते से बोल रहा है, कोई हंसते हुए बोल रहा है, कोई गुस्से में बोल रहा है, तो उस जब वो हम ऑडियो बुक सुनते हैं तो जो उसको रूपांतरण किया है रेडियो के लिए, तो वहाँ पे भी उसको अपने वॉइस को ऐसे डाउन करना है, वॉइस को अप करना, ताकि हमको सुनने में वो फील आ पाए कि हाँ ये डरने की आवाज़ हो गई, ये ऐसे हो गई, वो सारी चीज़ हमको सुनने में आए। तो वो एक होता है अच्छा जो स्क्रिप्ट राइटर है उसको बोलेंगे वो अच्छे से काम कर पाएगा वो चीज़। इसका मेन उद्देश्य क्या हो गया हमारा, फिर से वही
कहानी जो है दर्शक या श्रोता तक प्रभावित तरीके से, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है हमारा, इफेक्टिव, प्रभावित तरीके। कई बार हम लोग बोलते हैं कि कोई बुक उतनी अच्छी नहीं होती है, लेकिन जो बुक पे जब मूवी बन जाती है तो मूवी इतनी अच्छी बनती है कि आपको हमको वो अच्छा फील होता है। अब कई बार उल्टा भी हो जाता है वो, तो वो डिपेंड करता है कि वो जो राइटर है उसने कितने अच्छे से स्टोरी को लिखा है, कितने अच्छे से कैरेक्टर को अपना अपना डायलॉग दिया है उस तरह से, तो उस फॉर्म में जब वो कन्वर्ट करता है तो हमें क्या है, वो इफेक्टिवनेस नजर आता है, वो प्रभावीपन नजर आता है। मेरा उद्देश्य हमारा वही होना चाहिए। शॉर्ट में अगर बोले इन तीनों में डिफरेंस क्या हो गया, तो आप देखिए आधार क्या होगा, उद्देश्य क्या है हमारा, अनुवाद क्या करते हैं हम लोग, जस्ट लैंग्वेज बदल दिया, भाषा को बदला, हिंदी तो इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, बंगला हिंदी, जो भी आप दो लैंग्वेज को बदल देते हैं, बाकी कंटेंट वही रहता है। ये हमारा हो गया अनुवाद। रूपांतरण क्या हो गया, उसका माध्यम या प्रस्तुति बदलना, मतलब उसका जैसे वो रिटर्न फॉर्म में था, बुक के फॉर्म में था, उसको मैंने स्टेज पे कर दिया, उसका मीडियम को चेंज कर दिया हमने, ठीक है ना। और या फिर वो किसी मूवी बना दिया, वो हमारा क्या, उसका मीडियम या माध्यम चेंज कर दिया मैंने। अगर स्क्रिप्ट बात करते हैं वो क्या हो गया, कहानी को प्रस्तुत करना या फिर संवाद निर्देशना, मैंने जो उसका डायलॉग है वगैरह, जो डायरेक्शन है कैसे करेंगे, वो हमारा हो गया स्क्रिप्ट। कहानी को कैसे हम लोग प्रस्तुत करने वाले हैं, वो चीज़ हमारा हो गया। क्या बदलता है, तो इसमें लैंग्वेज बदल गया, भाषा और प्रस्तुति का माध्यम बदल गया, इसमें संवाद है, निर्देशन है, ध्वनि, दृश्य, सब कुछ बदलता है इसमें। क्योंकि आप बुक पढ़ेंगे, अब बुक में तो लिखा हुआ है, सबसे नॉर्मल चीज़ है, लेकिन जब वो हम लोग मूवी के फॉर्म में देखते हैं तो वो उसका एक अलग ही इंपैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। वो चीज़ यहाँ पे बोलना चाहिए। यहाँ पे क्या हो गया, ध्वनि और दृश्य, देखने का तरीका, आवाज़ का, वो सब यहाँ पे चेंज हो जाता है वो चीज़। इससे फिर क्या, माध्यम, मीडियम क्या, किसी भी भाषा का हो सकता है। इसका रूपांतरण क्या होगा, या तो टीवी रूपांतरण, रेडियो और फिल्म के लिए होगा। इसका भी टीवी, इसे हमारा क्या था, स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए। एग्जाम्पल क्या हो गया, तो इंग्लिश टू हिंदी मान लीजिए एग्जाम्पल हो गया, कहानी से मैंने कोई टीवी का स्क्रिप्ट बना दिया, वो हमारा रूपांतरण हो गया। और टीवी रेडियो के लिए हमारा स्क्रिप्ट लिखना था। अब ये रूपांतरण का ये आप बोल सकते हैं अगला फॉर्म है एक तरह से ये, या फिर रूपांतरण करने का जो तरीका हो गया वो हमारा स्क्रिप्ट का फॉर्म से बोल सकते हैं आप, ये इसका एक अगला पार्ट ही है। कहीं ना कहीं आपस में दोनों जुड़ा हुआ है, रूपांतरण और स्क्रिप्ट राइटिंग जो है। इस क्वेश्चन में आपको दो टॉपिक आ रहा है, एक आ रहा है आपका टीवी का रूपांतरण, एक आ रहा है आपका रेडियो रूपांतरण, ठीक है ना। आप दोनों है क्या, दोनों हम एक बार डिफरेंस देख लेते हैं एक बार। तो पहला हो गया टीवी रूपांतरण, क्या बोलेंगे, किसी कहानी या कहानी के अंश या नाटक को टीवी के लिए बदलना ताकि उसे ऑडियो और विजुअल माध्यम पर दिखाया जा सके। तो मैंने कोई स्टोरी लिखा हुआ है, उसको हम क्या करेंगे, ऐसे कन्वर्ट करेंगे ताकि उसको हम टीवी के ऊपर में एज ए प्रोग्राम शो कर सके, जहाँ पे हमारा क्या ऑडियो आवाज़ भी हो और हमारा विजुअल दृश्य भी हो, दोनों फॉर्म में करना कन्वर्ट, उसको बोलते हैं टीवी रूपांतरण। इसका मुख्य बात क्या होता है, कहानी को दृश्य और संवाद में बदलना, मतलब जो स्टोरी फॉर्म में लिखा हुआ था, एक बुक में लिखा, मान लीजिए कोई स्टोरी कहानी है, उसको हम लोग क्या दृश्य मतलब विजुअलाइज करके अपने सामने प्रेजेंट कर रहे हैं कि कोई ड्रामा को एक्ट कर रहा है, तीन चार लोग, एक पहले अपने माइंड में सोचा कि मान लो चार दोस्त है कहीं जा रहे हैं, अब उसको आपने दिखा कि चार लोग हैं वो एक रास्ते पे वॉक कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, उसका विजुअलाइजेशन हो गया, एज ए स्टोरी फॉर्म में हम शो कर रहे हैं, तो वो हमारा हो गया दृश्य और संवाद का, आपस में बातचीत कर रहे हैं, वो संवाद हो गया उनका। फिर इसमें क्या क्या चाहिए, कैमरा, स्थान, सेट, वेशभूषा और प्रकाश का ध्यान रखा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कैमरा होना चाहिए, लोकेशन होगा, कहाँ कहाँ शूट हुआ है जैसे बोलते हैं, कौन सा सेट पे हुआ है, वेशभूषा मतलब कौन सा वो ड्रेस पहने है ना। अब जो मान लो कोई भिखारी का रोल कर रहा है, उसने पहना है सूट बूट, तो लगेगा भिखारी हो, तो वो भी डिपेंड करता है कि आपका कैसा वेशभूषा है। कोई राजा बनाया किसी को, अब उसको कपड़ा दिया नॉर्मल सा, तो वो भी नहीं चलेगा, वही चीज़ है यहाँ पर। फिर है प्रकाश का ध्यान, अब प्रकाश का मतलब लाइटनिंग का ऊपर, मैंने मॉर्निंग का समय, अब रात को सो रहा है, को बोला दिन के दोपहर में लिखा रहा है कि रात का अंधेरा हो गया है, तो मैंने जो भी चीज़ें आपको छोटी छोटी चीज़ वो आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो वो सारा है क्या, हमारा टीवी का रूपांतरण के टाइम हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि वहाँ पर जो लाइटनिंग वगैरह वो कैसा होना चाहिए। पात्रों की क्रियाएं और भाव दिखाने का योग, ये देखिए सबसे ये क्या है, योग्य बनाना। तो जो कैरेक्टर होंगे उसको कौन कौन सा एक्टिविटी, कौन कौन सा एक्सप्रेशन देना है, रोने का भाव देना है, डरने का भाव देना है, मारने का, गुस्से का भाव देना है, तो वो उसके चेहरे से आना चाहिए एक्सप्रेशन। तो वो कौन आता है, तो जो हमारा स्क्रिप्ट राइटर है ना, वो जैसा लिखता है स्क्रिप्ट को, जितना टाइट से लिखेगा तो वो उतना ईजी होगा एक्टर का, डायरेक्टर के लिए समझना। स्क्रिप्ट लिख के आपने पास कर दिया, बाकी जब एक्टर उसको पढ़ता है स्क्रिप्ट को कि मुझे इस रोल को कैसे प्ले करना है, तो अगर स्क्रिप्ट में लिखा रहेगा बगल में वहाँ पर कि एक्सप्रेशन भाव करके दे का डैश, आपको डरने का भाव वहाँ पे शो करना है, तो वो चीज़ क्या होना है, वो हमारा जो स्क्रिप्ट राइटर वो करेगा इस काम को। तो यहाँ पे बोला गया, इसीलिए वो टीवी रूपांतरण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसकी बात है, मुख्य विशेषता है इसकी। पृष्ठभूमि, तो संगीत और ध्वनि प्रभाव, ये भी जाहिर सी बात है, मैंने कभी देखते हैं बैकग्राउंड साउंड आ रहा है, कभी कुछ अच्छा साउंड, कहीं का अच्छा म्यूजिक आ रहा है, तो वो सब क्या है, वो सब डिपेंड करता है कि हमारा जो स्क्रिप्ट राइटर है वो कहाँ कहाँ पे कौन सा म्यूजिक को, सॉफ्ट म्यूजिक है, कहीं पर हार्ड म्यूजिक, कहीं गुस्से वाला म्यूजिक है, यहाँ पे वो सब चीज़ आपको ऐड करना पड़ेगा, कहीं पर भक्ति वाला म्यूजिक है मान लीजिए, वो चीज़ यहाँ पर है। उदाहरण क्या हो जाएगा, मान लीजिए तो किसी कहानी को टीवी धारावाहिक या टीवी नाटक में बदलना, जाहिर सी बात है, इस तरह में यहाँ पे दे सकते हैं आप। सेम हो गया हमारा, वो था टीवी के लिए, जैसे आप देखते हो मान लिया अब एकता कपूर का नाम आपको जो समझ सुना होगा, बहुत अच्छी वो राइटर है, बहुत सारे टीवी सीरियल मैक्सिमम उन्होंने लिखा हुआ टीवी सीरियल, तो क्या वो एक राइटर वो जैसा लिखती है, फिर वो जो हमारा आता है डेली शो वगैरह जो धारावाहिक वगैरह, उस तरह का वो राइटर वही है, तो वो जैसा लिखी है, जैसा एक्सप्रेशन आ रहा है, जैसा कर रहे हैं वो सब कुछ पेट में कर रहा है, तो वो हमारा स्क्रिप्ट के ऊपर है, जैसा लग रहा है उसका वो शो किया जाता है। ओके, अगला यहाँ पे देखिए रेडियो। रेडियो में क्या होता है, तो यह क्या हो गया, यह किसी नाटक या को केवल सुनने के लिए तैयार करना, इसे रेडियो स्क्रिप्ट कहते हैं। तो पहला वाला तो देखने या सुनने दोनों हो रहा है, और रेडियो में ओनली सुनना, जाहिर सी बात है खाली सुनने का होगा इसमें।
इसको क्या करना है, इसका मुख्य बात क्या है, तो दृश्य को शब्दों के माध्यम से बताना, यानी कि नरेट करना। दृश्य को शब्दों के माध्यम से मतलब हम लोग तो केवल कान में लगा सुन रहे हैं ना, वहाँ तो कोई और आपने देखा होगा, अगर किसी ने कमेंट्री सुनी होगी जो क्रिकेट वगैरह का कमेंट्री बोलता है उसमें कि बल्लेबाज ने गेंद को टच किया है, गेंद सीमा रेखा के पार चली गई है, 4 रन हो गया, तो हम लोग वो सुन के अपने आप फील करते हैं कि वो कितना अच्छा कमेंटेटर है, उसने बताया कि हाँ गेंद पार हो गई मतलब 4 हो गया है, हम तो देख नहीं पा रहे हैं, वो वहाँ देख के वहाँ से कमेंट्री कर हम सुनते हैं। टीवी में हम लोग दोनों चीज़ देख पाते हैं एक साथ, पर इसमें क्या है वो कितना अच्छा समझा पा रहा है कि हाँ गेंद बॉलर ने बाएं हाथ से गेंद फेंका है, बल्लेबाज ने कीपर के ऊपर से मारा है, स्ट्रेट मारा है, वो सब क्या हम लोग अपने वो जितना अच्छा होगा यहाँ पे कमेंटेटर है ना, तो वो क्या होगा वो हम अच्छे से वो समझा पाएगा उस चीज़ को। तो वहीं पे हो गया यहाँ पर रूपांतरण, रेडियो रूपांतरण काइंड ऑफ, वो भी तो वही कर रहा है एक तरह से। तो दृश्य को शब्दों के माध्यम से बताना यानी कि नरेट करना, वो नरेटर कर रहा है वो। तो यहाँ पे एक नया वर्ड है आपका नरेट, ये क्या होता है, जो एक काइंड ऑफ मीडिएटर है, ये मैं आगे दिखाता हूँ उसके बारे में नरेटर क्या है, जो चीज़ों को नरेट कर रहा है उसको बता रहा है आपको। पात्रों के संवाद को स्पष्ट और अर्थपूर्ण बनाना, जो भी उसमें कैरेक्टर है मान लीजिए उसका जो डायलॉग वगैरह उसको एकदम क्लियर रखना, स्पष्ट रखना, अर्थपूर्ण, उसका मीनिंगफुल होना चाहिए। ध्वनि प्रभाव, ये देखिए सबसे अच्छा है, तो क्या बोला, पृष्ठभूमि का संगीत, कदमों की आवाज़, हवा, पानी आदि का प्रयोग, ये सब का हमारा वॉइस में आता है ना, जब सुनते कोई कहानी वगैरह वाली स्टोरी, तो उसमें जब कोई पैर से चल रहा है टक 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 उसके आवाज़ आनी चाहिए, कोई दौड़ के जा रहा है उसके आवाज़ आनी, घोड़े की आवाज़ आनी चाहिए, तो ये सब क्या हमारा वॉइस में आएगा ये चीज़। फिर श्रोता की कल्पना पर आधारित कहानी सुनाई जाती है, हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हम श्रोता मतलब जो हम लोग सुनने वाले हैं, जो हम लोग लिसनर हैं, उसका जो हमारा कल्पना है, जो हम लोग इमेजिन करते हैं। अब मान लीजिए कहानी में कोई बोल रहा है कि एक बच्चा रो रहा है, तो आपको रोने की आवाज़ होनी चाहिए ना बच्चे की, वहाँ बच्चा अगर हंस रहा है तो फिर तो वो मैच नहीं हुआ एक तरह से, तो यहाँ पर क्या हो गया, जो हमारा कल्पनाशील है उसको यहाँ पे वो मैच होना चाहिए वो चीज़। फिर उदाहरण के लिए कहानी को रेडियो नाटक या ऑडियो प्रोग्राम में बदलना, सेम चीज, मान लो कोई स्टोरी लिखा हुआ है उसको बोला रेडियो नाटक में बदलना है आपको या फिर ऑडियो प्रोग्राम। बहुत सारे आप देखिएगा ऑल इंडिया रेडियो पे जैसे बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं, कहीं पे कोई स्टेज पर नाटक हो रहा है तो हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, उस नाटक को हम लोग केवल सुनते हैं, तो उसमें भी 3-4 लोग कैरेक्टर होते हैं, ठीक है, उसमें एक बैकग्राउंड में एक आदमी होता है जो नरेट करता है चीज़ों को कि हाँ अभी स्टेज पर ये आ रहे हैं, ये बोल रहे हैं, उसने वो गिर गया है, घोड़े की आवाज़ आ रही है, तो वो एक पीछे वाला आदमी जो बैकग्राउंड में रह के अपने आप को आवाज़ देता है उसको बोलते हैं नरेटर, जो क्या है उस पूरे स्टोरी को ऐसे नरेट कर रहा है, तो वहाँ पे वो चीज़ होता है। तो ये हमारा हो गया रूपांतरण, ये क्या हो गया हमारा रेडियो रूपांतरण। तो पहला हमारा हो गया टीवी रूपांतरण जिसमें हम लोग देखना सुनना दोनों कर रहे हैं, रेडियो वाले में केवल हम ओनली सुन रहे हैं, ये हमारा चीज़, ये चीज़ हो गया। ओके, अगला है यहाँ स्क्रिप्ट राइटिंग। अब जो है मेन इस टॉपिक का है वो हमारा स्क्रिप्ट राइटिंग। अब ये क्या है, तो जब आपको पता चल गया कि रूपांतरण कैसे करना है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हमको कन्वर्ट करना है, अब हो गया हमारा स्क्रिप्ट। वो क्या करेंगे, तो देखिए क्या बोला, कहानी को दर्शकों या श्रोताओं तक पहुंचाने की लिखित तरीका जिसमें संवाद और निर्देशन शामिल है उसे हम लोग कहते हैं स्क्रिप्ट राइटिंग। स्क्रिप्ट राइटिंग यानी कि कहानी, नाटक, टीवी और रेडियो पर फिल्म के लिए संवाद, है ना, संवाद मतलब होता है बातचीत, और निर्देश मतलब कैसे उसको दिया गया है डायरेक्शन लिखना, वो चीज़ हमारा हो गया स्क्रिप्ट राइटिंग। तो स्क्रिप्ट राइटिंग में क्या हो गया, संवाद मैंने बातचीत तरीका और किस दिशा में किस डायरेक्शन में उसको लिखा जा रहा है वो चीज़ यहाँ हो गया हमारा स्क्रिप्ट राइटिंग। इसका मेन इंपॉर्टेंट क्या है, तो कहानी में क्या होगा, ठीक है, घटनाएं और दृश्य, कौन सा पात्र क्या बोलेगा, संवाद, है ना, दोनों के बीच क्या डायलॉग दिया जाएगा, कहाँ और कैसे दिखेगा या फिर सुना जाएगा, तो दृश्य और ध्वनि का ये हो गया हमारा दृश्य ध्वनि का निर्देश। तो मतलब अब जैसे वो शूटिंग वगैरह हो रहा है, मान लीजिए मॉर्निंग का शूटिंग है या फिर पहाड़ के ऊपर लड़ाई हो रही है या घर के अंदर की लड़ाई हो रही है, कहाँ वो सारा दृश्य वगैरह कहाँ पे कौन सा चीज़ होगा, आपको वो सब क्या है हमारा वो दिया जाएगा हमारे स्क्रिप्ट राइटिंग में, ठीक है ना। अगर टेंपल का सीन हो रहा है वहाँ पे लोग प्रार्थना कर रहे हैं मान लीजिए, तो वहाँ पे टेंपल का सीन दिखाया जाता है। आप देखा कई सारे मूवी में कोई अगर इंजर्ड हो गया है तो हम लोग भगवान से प्रे करते हैं कि वो ठीक हो जाए, फिर वहाँ पे देखिएगा ऊपर में क्या विजुलाइज करते हैं, वहाँ पे भगवान का फोटो दिखाता है कि वो ऊपर देख के प्रार्थना कर रहा है, भगवान का मंदिर को देख के प्रार्थना कर रहा है, तो वो वहाँ पे वो क्या एक्चुअली मैच किया, तो वो काम किसका है, वो हमारा जो राइटर है स्क्रिप्ट राइटर उसका काम है कि जब भी मान लीजिए ऐसे कोई प्रे कर रहा है गॉड को या भगवान को, तो उस समय किसी टेंपल को दिखा देना, उसको वो ऐसे इंडिकेट करा, तो हमारा माइंड क्या वहाँ पे अट्रैक्ट करता है उस चीज़ को, लॉजिकली भी वो सही लगता है वहाँ पर ही, तो वो सारी चीज़ें क्या आती है वो हमारा आता है स्क्रिप्ट राइटिंग के अंदर में ही। तो इस तरह काम करना है स्क्रिप्ट राइटर को ही। इसकी मुख्य बातें क्या होगी, जैसे मान लीजिए तो ये करता है माध्यम पर, मीडियम पर डिपेंड कर रहा है कि आपका टीवी या फिल्म के लिए है मान लीजिए तो ध्वनि और आपका दृश्य होगा, ऑडियो एंड विजुअल होगा, और अगर रेडियो के लिए है मान लीजिए तो केवल ध्वनि होगा, ओनली साउंड पे जाएगा। फिर है संवाद और निर्देशन, तो अगर संवाद है मान लीजिए तो पात्र क्या बोलेगा, जो कैरेक्टर है जो जितने सारे मेन रोल प्ले कर रहा है वो किसका कौन सा डायलॉग रहने वाला है वो से यहाँ संवाद में आ जाएगा। और निर्देशन मतलब दृश्य, कैमरा, ध्वनि और भावना। तो यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोला गया है, क्लियर हो गया यहीं से देखिए। तो आपका जो भी स्क्रिप्ट लिखना है आपको क्या करना है, आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। एक हो गया है तो टीवी का है या रेडियो का है, अगर मान लीजिए टीवी या फिल्म के लिए हो रहा है तो वहाँ पे साउंड होगा और विजुअल होगा, ओके। अगर रेडियो है तो ओनली वहाँ पे साउंड होगा,
खत्म। नेक्स्ट है संवाद और निर्देशन। अब संवाद मतलब जो आपके स्टोरी का जो भी कैरेक्टर वगैरह है, ठीक है ना, वो कौन क्या डायलॉग बोलेगा, वो हमारा संवाद हो गया। अगला चीज हो गया निर्देशन। ये क्या हो गया, दृश्य, मतलब कहाँ कहाँ पे वो फिल्माया जाएगा उस चीज़ को। कैमरा, कैमरा का एंगल क्या होगा, सामने से क्लोजअप लिया गया, कभी दूर से लिया गया, कभी फाइट सीन हम लेते हैं, कोई रो रहा मान लीजिए तो आँख के सामने लाके दिखाते हैं कैमरा, वो सब हमारा कैमरे का पोजीशन हो गया। फिर ध्वनि, आवाज़ कैसी होगी, रोने का, धीरे बोलने का, तेज से, गुस्से का, वो आवाज़ ध्वनि हो गया। और ये भावनाएं, एक्सप्रेशन, उसके चेहरे पे कौन सा भाव रहेगा, तो ये सब हमारा किस में आ गया, हमारा निर्देशन में आ गया। तो ये हमारा हो गया स्क्रिप्ट राइटिंग, दैट्स ऑल। टीवी या रेडियो के लिए है तो वहाँ पे हो गया साउंड विजुअल। मेन है ये संवाद, मतलब कौन क्या बोलेगा, और निर्देशन मतलब इसमें सब कुछ कवर हो गया। कैमरे का एंगल क्या होगा, दृश्य क्या होगा, लोकेशन क्या होगा, सब कुछ हमारा हो गया निर्देशन में। तो संवाद और प्लस निर्देशन इक्वल टू स्क्रिप्ट राइटिंग। उद्देश्य क्या है हमारा इसका, तो कहानी को दर्शक का स्वतः तक प्रभावी, सबका देखिए मेन एक ही उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है हमारा, प्रभावी, मतलब इफेक्टिव तरीके से। जब आप जाओ अगर किसी मूवी को अगर किसी सुन रहे हो तो आपको फील हो कि हाँ क्या शूटिंग किया है, क्या मैंने अच्छा डायरेक्शन दिया, क्या अच्छे मूवी बनाई। हम बोलते हैं कई बार कितना अच्छी मूवी बनाई है, इतना स्लो है, कितना फास्ट है, हम लोग रिव्यू देते एक तरह से। तो वो क्या डिपेंड करता है हमारे सब कुछ स्क्रिप्ट राइटर के ऊपर ही एक तरह से कहना। तो ये हमारा हो गया स्क्रिप्ट राइटिंग। उदाहरण के लिए क्या क्या हो जाएगा मान लीजिए, तो देखिए सबसे इजी टीवी के लिए क्या होगा, तो कैमरा क्लोजअप बोल सकते हैं, पात्र की भाव भंगितता, ये क्या हो गया, मतलब पात्र जो कैरेक्टर का उसका एक्सप्रेशन क्या होगा चेहरे का, वो चीज़ है। फिर संवाद, दोनों के बीच का बातचीत क्या है। फिर पृष्ठभूमि, कौन सा बैकग्राउंड क्या है, संगीत, बैकग्राउंड म्यूजिक क्या है, ठीक है। रेडियो के लिए अगर करेंगे मान लीजिए क्या होगा, तो नरेटर का वर्णन, पात्रों के संवाद और ध्वनि पर। अब मेन चीज़ क्या हो गया ना, देखिए जो हम लोग टीवी में देखते हैं मूवी वगैरह, उसमें तो हम लोग सब कुछ सामने दिख जा रहा है। फिर भी आपने देखा होगा मूवी वगैरह में भी ना, कोई कोई किसी का बैकग्राउंड में वॉइस देते हैं और जो कहानी को पूरे को अच्छे से बताता है, नरेट करता है। अगर आपने ये मूवी देखी होगी हमारा KGF, है ना, उसमें क्या है, एक आदमी पीछे से स्टोरी को बताता है। आप देखो पूरी जो मूवी है उसमें एक बैकग्राउंड में एक आदमी बैठा है, वो सारी कहानी को सुनाता है। अब वो कहानी होती है रॉकी भाई के बारे में बताता है वो, तो जो बैकग्राउंड में कर रहा है ना काम, वो कहना बोल सकता है नरेट कर रहा है वो चीज़ों को, उसको बोलता है नरेटर, वो चीज़ हो गया। तो सेम चीज़ हम रेडियो के लिए करते हैं मान लीजिए, तो रेडियो में हम तो सुन नहीं पा रहे ना, तो रेडियो में एक आदमी आके वो पहले इंट्रो देता है कि इस कहानी में इतने इतने कैरेक्टर है, इसका ये डायलॉग, इसका ये डायलॉग है। और फिर वो बोलता है कि अब स्टेज पर ये गया है, इसका डायलॉग स्टार्ट हुआ। तो जो आदमी पीछे से बोल रहा है ना, उसको हम लोग बोलते हैं नरेटर। वो क्या कर चीज़ों को नरेट कर एक्चुअली पूरी चीज़ों को, वो हो गया। तो ये रेडियो में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेडियो तो हम देख नहीं पा रहे ना चीज़, तो वहाँ पे इसको इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है रेडियो में। तो एक हो नरेटर, एक हो गया पात्रों के संवाद, जो लोग बातचीत करें वो, एक हो गया ध्वनि प्रभाव। तो जब आपको एग्जाम में लिखने के लिए आएगा, अगर टीवी वाला लिखने के लिए आया, टेलीविजन के ऊपर में आपका रूपांतरण, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, कैमरा क्लोजअप, पात्र की ये भाषा, संवाद, पृष्ठभूमि, संगीत। अगर रेडियो वाला आ गया मान लीजिए, तो हम आपको जो नरेटर है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं ना, जो कथावाचक बोलेंगे, जो वाचक होती है, आप उसका क्या बोलेंगे, हिंदी में बोलते हैं वाचक, जो वाच कर रहा है, बातचीत कर रहा है वो, तो नरेटर। फिर पात्रों का संवाद और ध्वनि प्रभाव, ये चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट रहेगी इस टॉपिक के लिए, रेडियो वाले के लिए। अच्छा मैं आपको दिखाता हूँ, अब नरेटर जिसको हम लोग बोल रहे हैं, वो नरेटर क्या होता है मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कथावाचक, वाचक या फिर नरेटर। नरेटर क्या होगा, इसका सिंपल वर्ड में मीनिंग क्या हो जाएगा, नरेटर मतलब कथावाचक वह होता है जो कहानी को आवाज़ के माध्यम से सुनाता है, जो भी स्टोरी है उसको एज ए अपना वॉइस देकर उसको सुनाता है, घटनाओं का वर्णन करता है, जो भी इंसिडेंट हो रहा है उसको डिस्क्राइब करता है, और श्रोता या दर्शक को कहानी से जोड़ता है। जो भी हम जो इधर बैठा हुआ दर्शक है उसको कहानी से जोड़ना है। अगर सामने कोई स्टेज पे आके अगर कोई हीरो है या फिर कोई एक्टर या अपना डायलॉग बोला तो हम तो सुन ही रहे हैं। जब कोई कुछ भी नहीं बोल रहा है, ठीक है ना, एक नॉर्मल सी स्टोरी चल रही है, तो पीछे बैकग्राउंड से आवाज आता है, तो उस समय क्या होता है, हमको वो उस मूवी के साथ में जोड़े अटैच करके रखता है, क्योंकि आवाज हमको उसके जरिए आ रहा है। तो यहाँ इसलिए बोला गया है कि दर्शकों और श्रोता को वो क्या कहानी से जोड़े रखता है ये चीज़। उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा मान लीजिए कथावाचक में, तो रेडियो और टीवी का जो स्क्रिप्ट है उसमें बहुत समय पहले की ये बात है। जैसे मान लीजिए सुनते हो कहानी वगैरह बोलता है कि वंस अपॉन अ टाइम, मैंने बहुत समय पहले की बात है, ऐसा करके बोलते हैं, कहानी की शुरुआत करते हैं। तो जो आदमी ये बोल रहा है इससे लाइन, इस तरह का लाइन वगैरह, वही हमारा होता है नरेटर, जो कहानी को नरेट कर रहा है। फिर वो बोलेगा अब स्टेज पे हमारा हीरो आ रहा है, ऐसा करके वो बोलता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग नरेटर। तो ये हो गया हमारा कथावाचक। ओके अब यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे एक टीवी स्क्रिप्ट जो लिखते हैं उसका मेन कैरेक्टर क्या, मेन विशेषता क्या है, और दूसरा हमारा है रेडियो स्क्रिप्ट, उसका मेन विशेषता क्या है। और फिर तीनों को हम लोग कंपेयर कर लेंगे कि तीनों का अंतर क्या होता है। और फिर यहाँ से मैंने जो हमारा PYQ उसको हम यहाँ से शुरू करेंगे, PYQ को सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो हम टीवी स्क्रिप्ट लिखेंगे तो उसमें हमको कौन सी बातें अपने माइंड में ध्यान रखनी है, उसका मेन कैरेक्टर, मेन विशेषता क्या होगा। तो बोला गया है टीवी एक ऐसा माध्यम है जिसमें देखा भी जाता है और सुना भी जाता है, इसीलिए टीवी स्क्रिप्ट में लिखने वाले दोनों बातों पर ध्यान देना रखना जरूरी होता है। ओके ये सारा उसका मेन पॉइंट है टीवी स्क्रिप्ट के टाइम पे। पहला हो गया सो ऑडियो विजुअल माध्यम, मतलब टीवी स्क्रिप्ट में क्या हो गया, हम आवाज़ भी सुनते हैं और हम देख भी पाते हैं। तो दर्शक जो है वो क्या करता है, वो जो पात्र मतलब जो कैरेक्टर है उसको देख भी सकता है और उसकी आवाज़ को सुन भी सकता है। दूसरा हो गया हमारा दृश्य निर्देश, मतलब विजुअल डायरेक्शन, मतलब किस दिशा में हमें दृश्य दिखाया जाएगा। तो स्क्रिप्ट में यह बताया जाता है कि स्क्रीन पर क्या दिखेगा, जैसे कि स्थान, पात्रों की गतिविधियाँ और चेहरे का भाव, ये सब कौन होता है, ये हमारा आएगा किसमें, स्क्रिप्ट
मतलब दृश्य निर्देशन, जो हमारा फेस दिखाया था जो स्क्रिप्ट के ऊपर में, तो उसको यहाँ पर ऐसा है सेकंड वाला पॉइंट में। तीसरा हो गया हमारा कैमरा निर्देश, मतलब कैमरा का डायरेक्शन कैसा रहेगा, तो कैमरा कैसे चलेगा यह भी लिखा जाता है, जैसे कि क्लोजअप, लॉन्ग शॉट, फेड, फेड इन, फेड आउट। मतलब फेड इन मतलब अंदर जाना, फेड आउट मतलब बाहर, कैमरा को जूम करके बाहर निकालना, है ना, ऐसा भी हम लोग करते हैं। अगर आपने देखी होगी हॉरर मूवी वगैरह, उसमें दिखाते हैं सडनली कैमरा को जोर से सामने ले आते हैं फिर वो दूर निकाल लेते हैं, तो वो फेड इन फेड आउट वो चीज़ होगी एग्जाम्पल। संवाद कम और अर्थपूर्ण, मतलब चूंकि दृश्य जो है क्या बहुत दिखा सकते हैं, इसलिए संवाद कम लेकिन प्रभावी होना चाहिए। अब दृश्य वाले में क्या होता है ना, इसमें बातचीत कम करते हैं लेकिन हम बहुत सारी चीज़ें हम देख पा रहे हैं, आंखों सामने विजिल है। रेडियो में क्या होता है, हम खाली सुन के देख समझ रहे हैं अपने आपको, पर टीवी तो हम ऑलरेडी देख पा रहे हैं ना, दो लोग फाइट कर रहे हैं, उसमें बोलने की जरूरत नहीं है, दो लोग फाइट चल रहा है, हम देख रहे हैं फाइट हो रहा है, फाइट हो रहा है, वो चीज़ है। वहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोला गया संवाद जो है बातचीत कम होती है, लेकिन क्या अर्थपूर्ण होना चाहिए, जो मीनिंगफुल हो खाली वही होना चाहिए, ज़्यादा बातचीत नहीं होनी चाहिए। फिर ध्वनि प्रभाव और संगीत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बैकग्राउंड में कौन सा म्यूजिक बजेगा, वातावरण में कौन सा वॉइस रहेगा, फिर जैसे भीड़ भाड़, बारिश, दरवाजा खुलना, ये सब का आवाज़ मैच होना चाहिए। मतलब जो आप दिखा रहे हैं सामने पर्दे के ऊपर में, उससे वो आवाज़ उसकी मैच होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि दिखा कुछ और है और आहा कुछ और रहा है ना, वो चीज़ हो रहा है। मतलब शेर आ रहा है और बिल्ली का आवाज़ निकाल, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पे सेट और वेशभूषा का उल्लेख है, मान लीजिए स्थान, मंच, कपड़ा कौन सा पहना हुआ है, रोशनी कितने का संकेत दिया हुआ है, ताकि क्या दृश्य स्पष्ट हो सके। जैसे मान लिया अगर कोई बोलता है कि डिप्रेशन में चला गया है, रो रहा है, आप देखेंगे उस तरह के सीन में क्या करते हैं वो लोग, रूम का सारा लाइट को ऑफ कर देते हैं, बहुत ही डल कर देते हैं, और उसमें दिखाते हैं कि वो सो रहा है, ऐसा वो सोच रहा है। वहीं अगर उसका उल्टा कर दे, आप रूम में चाहो तो लाइट लाइट दे दें, डीजे बज रहा है, बोले वो चला गया है डिप्रेशन में, क्या ये पॉसिबल है ऐसा? तो वो आपस में लिंक नहीं हुआ एक तरह से, दोनों तो अपोजिट हो गया ना। पार्टी वाले फॉर्म में पार्टी का गाना बजाना है आपको, वो चीज़ याद दिया जा रहा है। तो वो सब आपको क्या ध्यान रखना है, जो हमारा राइटर रहेगा, स्क्रिप्ट राइटर, उसको यहाँ पे सब कुछ क्या है स्क्रिप्ट में मेंशन करना पड़ता है कि इस वाले लाइन पे ये डायलॉग है, यहाँ पे ध्वनि ऐसी रहने वाली है, वो चीज़ है, इसलिए यहाँ पे पॉइंट मेंशन किया गया है। फिर अगला क्या बोला गया, दृश्यों का क्रम, क्रम मतलब सभी दृश्य क्रम में दिखे जाते हैं ताकि कहानी साफ समझ आए, मतलब कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, उस सारी चीज़ को स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ता है, वो स्टोरी वाइज, और वहाँ पे देता है सीक्वेंस कि हाँ पहले ये सीन आएगा, पहले ये आएगा, फिर ये अगला सीन ये आएगा, है ना, ताकि वो स्टोरी को आपस में लिंक कर सके। ये चीज़ आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये जो मैंने आपको सारा पॉइंट बताया, आपको यही सारे पॉइंट को अपने माइंड में रखना है जब आप अपना लिखेंगे टीवी के लिए स्क्रिप्ट। अब मैं आगे दिखाता हूँ, आगे ये सारे पॉइंट आपको मेंशन करना पड़ेगा कि कैमरा का एंगल क्या था, आवाज़ का ध्वनि कैसी थी, ऑडियो किसका था, कैरेक्टर क्या था, वो क्या डायलॉग बोल रहा है, इसे आपको लिख के आप आगे लिखना पड़ेगा। ये हमारा हो गया टीवी के लिए। सेम टू सेम हमारा रेडियो के लिए थोड़ा सा डिफरेंस होगा रेडियो के लिए, इसको देख लेते हैं एक बार। रेडियो क्या हो गया, केवल सुनने का माध्यम है, जाहिर सी बात है, तो श्रोता देख नहीं सकता, इसीलिए हर बात आवाज़ के माध्यम से समझनी होती है। इसमें कुछ देख नहीं पा रहे हम लोग ना, तो हमको आवाज़ से सुनना पड़ेगा। मान लिया हम दिखा रहे हैं अगर कोई डिप्रेशन में है, हम मूवी में तो देख पा रहे हैं, हाँ उसका चेहरा दिख रहा है कि वो डर रहा है, ऐसे बैठा हुआ है, लेकिन अगर हम वही कोई कहानी सुना रहा है हमें अगर रेडियो के ऊपर में, बोला जाए कि यह जो कैरेक्टर है वो चला गया डिप्रेशन में, तो उसमें क्या हमको एक बैकग्राउंड म्यूजिक आना चाहिए, या उसके कहड़ने की आवाज़, कांपने की आवाज़, इस तरह का हमको एक कंपन आवाज़ आना चाहिए रेडियो में, तो हम उस चीज़ को फील कर पाएंगे कि हाँ अभी जो चल रहा है कहानी, उसमें ये अगला स्टेज पे जो आया है वहाँ पे वो जो पात्र है वो अभी चला गया डिप्रेशन में। ये चीज़ हम क्या अपने आप को सुन के भी उसको विजुलाइज कर पाएंगे हम अपने माइंड में, वो यहाँ बोला गया। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ऑडियो, इसीलिए केवल ऑडियो माध्यम में मान लीजिए, तो रेडियो में दृश्य नहीं होते हैं, केवल आवाज़ से अब बताया जाता है। ओके, नरेट का यहाँ पे फिर नरेट में जो क्या कहानी को बैकग्राउंड में रख के सब कुछ समझाया जा रहा है, नरेट कर रहा है, जैसा मैंने आपको बताया था केजीएफ का एग्जाम्पल। तो नरेटर मतलब जो कहानी, स्थान और घटनाओं को शब्दों में समझाता है, ठीक है। फिर बोला गया है संवाद मतलब प्रधान लेखन, तो संवाद बहुत जरूरी होते हैं। संवाद प्रधान लेखन मतलब संवाद बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि वही पात्र और स्थिति का स्पष्ट करते हैं। जो भी संवाद हो रहा है बातचीत में, उससे क्लियर हो पाएगा कि हाँ स्थिति क्या है, पात्र क्या है, समझ में आ पाएगा। मान लीजिए दो लोग बात कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि इस समुद्र का लहर कितना अच्छा आ रहा है, तो मतलब हम लोग समझें कि वो लोग दोनों बातचीत जो कर रहे हैं वो कहाँ है, किसी समुद्र के बीच पे है, कहीं जाकर बातचीत कर रहे हैं, तो ये चीज़ क्या है, मूवी तो हम लोग देख पाते हैं ये चीज़ को, लहर आ रही है, पर जब हम लोग सुनते हैं रेडियो पे तो वहाँ पे हम लोग इसको फील नहीं करते, देख नहीं पा रहे हैं, तो हमको उनके बातचीत के तरीके से समझ आया कि हाँ वो लोग कहाँ पे हैं, वो कैरेक्टर दोनों जो है कौन से स्टेज पे या कौन से प्लेस पे है, अभी वो हमको समझ में आ पाएगा उसी तरीके से, उसके बातचीत तरीके से। तो यहाँ पे इसलिए बोला गया है जो यहाँ पे उनका संवाद है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा क्लियर यहाँ पे होना चाहिए। फिर क्या ध्वनि प्रभाव, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया, ध्वनि प्रभाव का अधिक प्रयोग, सबसे इंपॉर्टेंट हवा, पानी, कदमों की आवाज़, भीड़, संगीत आदि का माहौल जो है वो हमें समझ में आना चाहिए। फिर है स्वर और लहजे का प्रयोग, मतलब पात्रों की जो पहचान होगी, उसकी आवाज़, बोलने का ढंग और भाव। जब हम सुनते हैं हमारे कहानी वगैरह, तो जो कैरेक्टर जिस स्पीड से बोल रहा है उसको हर बार वैसे ही बोल रहा है, ताकि हमको याद रहे कि हाँ ये वाला आवाज़ उससे मैच कर रहा है, ये आवाज़ उससे मैच कर रहा है। टीवी से हम लोग देख पाते हैं कि हाँ ये बोल रहा है, पर वहाँ तो हमको सुन के समझना है कि कौन कौन बोल रहा है, तो उस हिसाब से हमको क्या है उनकी जो आवाज़ वगैरह उसको सेम स्पीड में रखना, वो चीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इसमें। सरल और स्पष्ट भाषा आसान होनी चाहिए, और ताकि श्रोता को तुरंत समझ में आ सके। श्रोता की कल्पना पर आधारित हो, श्रोता अपनी कल्पना से दृश्य बनाता है, इसलिए शब्द क्या है प्रभावशाली। जाहिर सी बात है, जो बताया मैंने आपको, मान लिया कोई स्टेज पे कोई नाटक हो रहा है और नाटक हम लोग सुन रहे हैं, मान लिया
तो सुनने में क्या होगा, मान लो नाटक में 10 लोग काम कर रहे हैं, सबका अलग अलग लाइन है, तो हम तो सुन रहे हैं केवल, तो अब कौन कौन सा डायलॉग बोला हमको कैसे पता लगेगा? तो अगर सबका आवाज़ सेम सेम रहेगा, एक बार हम सुने, अब फिर बोले हाँ स्टेज पे अगला फिर से वो डायलॉग फिर से आ रहा है, वो कैरेक्टर फिर से स्टेज पे आ गया, तो हम इमेजिन कर लेंगे अपने माइंड में, हाँ उसका आवाज़ ऐसा है, वो ऐसे बोले वाला है। क्या समझे आप? तो उसी तरह यहाँ पे बोला, जैसे हम लोग बहुत बार सुनते हैं रेडियो वगैरह पे गाना वगैरह, तो जो रेडियो जॉकी वगैरह होते हैं उनका आवाज़ हमको याद हो जाता है कि हाँ अब इसका ये शो चल रहा है, इसका ये शो चल रहा है, वो उससे क्या उसकी आवाज़ से समझ आता है चीज़। तो वो हमारा सब कुछ ध्यान रखना है आपको रेडियो वाले में। तो इंपॉर्टेंट क्या हो गया, रेडियो वाले में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका आवाज़, मेन इंपॉर्टेंट वही है। और टीवी वाले में क्या हो गया, रेडियो आवाज़ और दृश्य दोनों इंपॉर्टेंट है टीवी वाले के लिए। तो यहाँ पर ये कुछ विशेषता है जिसको आपको ध्यान में रखना है लिखने के टाइम पे। और दूसरा रेडियो वाले में जो आपका जो नरेट करेगा, जो नरेटर होगा, जो वाचक होगा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है इसमें। ओके, अब यहाँ पे शॉर्ट में हम लोग देख लेते हैं तीनों का अंतर क्या होता है। तो जो टीवी स्क्रिप्ट है, रेडियो स्क्रिप्ट, इसमें दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है मान लीजिए। तो कौन कौन सा बेस लेंगे हम लोग? पहला हो गया माध्यम, मीडियम क्या हो गया, तो इसमें ऑडियो विजुअल होता है, देखना सुनना होता है टीवी वाले में। रेडियो में क्या होता है, ओनली ऑडियो, ठीक है, एक यहाँ पे एक ही काम हो रहा है, केवल ओनली ऑडियो होता है, सुनना होता है इसमें। दूसरा बोला है दृश्य, देखना मतलब दृश्य दिखाए जाते हैं टीवी वाले में, इसमें कोई दृश्य नहीं दिखता है, जाहिर सी बात है। फिर इसमें लेखन शैली कैसी होती है, तो दृश्य और संवादों पर आधारित होती है, इसमें संवाद और नरेशन पर आधारित। जैसा मैंने बताया टीवी में क्या होता है, जो दृश्य दिखेगा हमको और जो हमारा संवाद होगा, जो बातचीत होगा, उसके पे बेस होता है। और रेडियो में क्या होगा, संवाद जो बातचीत करे वो, और दूसरा नरेट, कौन जो पीछे से नरेट करेगा, कहानी को बताएगा, एक एज एंकर बोल सकते हैं उसको, नरेट करने वाला, वो यहाँ पे बेस होता है। फिर कैमरा क्या होगा, तो कैमरा निर्देशानुसार, मतलब ये वाले जो टीवी वाले में कैमरा मैंने क्लोज लेंगे, फाड़ लेंगे, दूर से शॉट लेंगे, क्लोज जाके लेंगे, वो चीज़ें हमारा डिपेंड करता है कैमरामैन के ऊपर इसमें टीवी वाले में। रेडियो में क्या होगा, इसका कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा, कैमरा का जरूरत नहीं पड़ेगा वहाँ पर। संवाद का क्षेत्र में क्या होगा, यहाँ पे कम लेकिन प्रभावी होगा, और इसमें अधिक एवं स्पष्ट होना चाहिए। रेडियो में क्या होना चाहिए, एकदम क्लियर हो और स्पष्ट होना चाहिए। ओके, फिर नरेटर का क्या हो जाएगा, सहायक भूमिका, मैंने टीवी वगैरह में रहता है, कुछ कुछ मूवी में आपने देखा होगा जैसे बैकग्राउंड में आवाज़ दे रहे हैं, वॉइस दे रहे हैं, सब करते हैं कुछ कुछ मूवी में। पर मैक्सिमम क्या होता है, जो जो मूवी का जो कैरेक्टर है वो अपना डायलॉग खुद ही बोलते हैं, बैकग्राउंड बहुत कम ही जरूरत पड़ता है। लेकिन रेडियो वाले में क्या है, ये बहुत ज़्यादा मेन है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है इसकी, किसकी, नरेटर की। तो एक ध्वनि हो गया हमारा और एक हो गया नरेटर की। फिर ये ध्वनि का प्रभाव, तो ये है सहायक तत्व है, तो मूवी वगैरह में उसमें सहायक, मतलब बैकग्राउंड म्यूजिक कैसा होना चाहिए। लेकिन रेडियो वाले में क्या है, वो हमारा मेन है, क्योंकि सुन के ही तो दर्शक को आना चाहिए इंटरेस्ट, तभी तो वो कंटिन्यूस कर पाएंगे उस शो को, उस प्रोग्राम को। फिर है पात्र पहचान, अब ये क्या हो गया, तो चेहरे, कपड़े, हाव भाव से समझ आना चाहिए टीवी वाले में। और रेडियो वाले में तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो फर्क नहीं पड़ता, उसमें क्या है, केवल आवाज़ और लहजा होना चाहिए बस। और दर्शक का श्रोता क्या बोले, तो दर्शक क्या सब देख सकता है, इसमें क्या है, रेडियो वाले में श्रोता क्या है, कल्पना करता है। हम लोग रेडियो में क्या करते हैं, सुन के हम लोग कल्पना करते हैं। जैसे मैंने बताया आपको, जो रेडियो में जो क्रिकेट या फुटबॉल की कमेंट्री होती है, हम लोग सुनते हैं, जब वो बोल रहा है कि हाँ बॉल वहाँ गया, हम लोग मानते हैं हाँ चलो बॉल चला गया है, बाउंड्री को टच कर गया है, फील्डर ने डाइव मारा है, रोक लिया है, तो हम लोग मैंने मैंने इमेजिन करते हैं। तो क्या हो गया, हमारा श्रोता जो है वो यहाँ पे कल्पना करते हैं, अपने माइंड में विजुलाइज करते हैं चीज़ों को कि हाँ ऐसा ये हो रहा होगा। तो ये था हमारे यहाँ टोटल टीवी और रेडियो। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे एटलीस्ट थ्योरी पार्ट समझ में आ गया होगा कि टीवी का अंतर क्या है और रेडियो का अंतर क्या है। अब इस चीज़ को अपना माइंड में रखना है कि कहाँ पे कौन सा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऐसा करके। अब यहाँ से सारा यहाँ पे शुरू इसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले मैं दिखाता हूँ जो मेरा हिसाब से जो आपका मेन ट्रिक क्या होना चाहिए। मैं आता हूँ अपने वाले पॉइंट पर, ये देखिए। तो यहाँ पे मैंने अपने तरफ से 5 पॉइंट आपको दिया है, इस 5 का ही जो मेन इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, क्या है, इसको ध्यान से देखिए आप। सबसे पहले क्या करना है आपको, रीड द पैसेज केयरफुली एंड मार्क ऑल द कैरेक्टर इंक्लूडिंग नरेटर। अब देखिए आपने नरेटर मेंशन किया, पहला बोला आप जो दिया है उसको, स्टोरी को 2 बार पढ़िए अच्छे से, ठीक है। पढ़ने के बाद क्या करना है, उसको उसमें जो जो कैरेक्टर का नाम, आदमी का नाम दिया हुआ ना, उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए वहीं पढ़ी उस स्टोरी में ही, हाँ इसमें ये इसका पात्र है, कैरेक्टर है। और फिर क्या है, इंक्लूडिंग, अगर वहाँ पे कहीं पे भी पात्र नहीं दिख रहा है लेकिन लाइन का डायलॉग आ रहा है कि हाँ ये कोई बोल रहा है कि सुबह का मौसम था, चिड़िया चहक रही है, पर वो कोई बोले रहा है, तो मतलब वो बैकग्राउंड का आवाज़ है, मतलब वो क्या हमारा हो गया, नरेटर हो गया। या तो टीवी वाला हो सकता है या रेडियो, दोनों में आपका वो हो सकता है ये, तो इसको यहाँ आके नरेटर होगा। तो एक हो गया नरेटर जो वाचक हो गया, और बाकी तो जो मेन कैरेक्टर है वो तो रहेगा ही, वो चीज़ हो गया। सेकंड नंबर पॉइंट क्या हो गया हमारा, ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टोरी और क्रक्स एंड ब्रेक इनटू स्मॉल सेक्शन। अब उसको क्या करना, आपको जो दिया हुआ है ना उसको पहले 2 बार पढ़ के समझिए कि ये वाला जो दिया स्टोरी किस पे है। बहुत बार क्या हो रहा है, वो स्टोरी का नाम मेंशन कर दे रहे हैं, ऊपर में मेंशन कर देते हैं कि ये वाला स्टोरी इसका है, ठीक है। अभी तक जितने 7 पेपर हुए ना आपके, 7 में से 4 बार उन्होंने नाम मेंशन किया है कि ये रविन्द्रनाथ टैगोर की स्टोरी का, काबली वाले का दिया, ये प्रेमचंद की कहानी का ये स्टोरी का लाइन है, ये रस्किन बॉन्ड की, ऐसा आर के नारायण की कहानी का लिख दिया, पर कई बार उन्होंने नाम नहीं लिखा है। तो वहाँ पे भी आपको पढ़ के समझना पड़ेगा एटलीस्ट कि यहाँ पे क्या हो सकता है। जहाँ पे उन्होंने नाम मेंशन कर दिया है वहाँ पे तो आपको उस स्टोरी का टाइटल मिल गया, ठीक है ना। जहाँ पे नाम मेंशन नहीं किया वहाँ पे आपको अपने मन से एक टाइटल देना पड़ेगा कि आप जो स्क्रिप्ट लिख रहे हैं इस स्क्रिप्ट का हेडिंग क्या होगा, टाइटल क्या होगा, वो चीज़ यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जैसे मूवी कैसे बोलता है ना, मूवी का नाम क्या है, तो ऊपर नाम लिखते पहले मूवी का, फिर नीचे लिखते हैं स्क्रिप्ट, वही चीज़ आपको यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे एक आपको एक नॉर्मल स्टोरी दिया गया है, आपको वहाँ से टाइटल निकालना पड़ेगा।
तो सेम चीज़ यहाँ बोला गया, पहले क्या करना है आपको, अंडरस्टैंड करना है स्टोरी का क्या मेन थीम क्या है, और उसको फिर स्मॉल स्मॉल पीस में ब्रेक करना है। मतलब ये लंबा चौड़ा पैराग्राफ दिया है ना, आपको छोटा छोटा पार्ट में ब्रेक कर लेना है कि मुझे इतना इतना का ही, इतना इतना का धीरे धीरे करके स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा लाइन बाय लाइन करके। फिर अगला क्या हो गया, सेल्फ विजुअलाइजेशन एंड एडिंग एक्स्ट्रा लाइन्स। अब इसमें जितना मान दिया हुआ है ना स्टोरी, वहाँ पर जब आप उसको स्क्रिप्ट में लिखेंगे तो ये आपके ऊपर छूट है, आप थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हैं या फिर थोड़ा बहुत निकाल भी सकते हैं, आपके ऊपर है टोटली, कि उस लाइन को पढ़ के आपको लग रहा है कि यहाँ पे मुझे एक लाइन एक्स्ट्रा ऐड करना चाहिए, आप वहाँ पे ऐड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो चीज़ यहाँ पे कर पाएंगे कब, जब अपने आप को विजुलाइज कर पाएंगे कि इस लाइन को जो दिया गया है, इसको अगर मैं डायलॉग के फॉर्म में लिखना है, मुझे कोई इसको डायलॉग में बोलेगा और वहाँ पे मेरे को दिखाना है कि बैकग्राउंड में स्टोरी क्या चल रहा है, तो उसको हम कैसे ऐड कर सकते हैं। तो जब आप इसको विजुलाइज करेंगे ना, तो अपने आप आपके आइडिया आ जाएगा कि हाँ इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं। बाकी आपने जितना मूवी देखा है, स्टोरी देखा है, सब जगह उसको यहाँ पे यूज कीजिएगा, माइंड में सोचिएगा इस मूवी में वो डायलॉग कैसे दिखाया गया, तो आप अपने मन से यहाँ पे थोड़ा सा ऐड आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगला बोला गया यहाँ पर मेंटेन द राइटिंग फॉर्मेट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जैसे एक फॉर्मेट है, मैंने उसी तरह से आप लिखे, मैं दिखाता हूँ आगे फॉर्मेट को एक बार आपको उसमें, ताकि क्या समझने में आसानी हो, जो चेक करेंगे उसको भी ईजी पड़ेगा। स्टार्ट विद द सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड PYQ। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपका यहाँ पर, सेल्फ विश्वास, सेल्फ विल कि हाँ मैं कर लूँगा, क्योंकि ये 40 मार्क्स का आ रहा है, ठीक है। 40 में मैं 20 का तो अटेम्प्ट करके आऊँगा ना, 25 तो मुझे मिलेगा ना इसमें। अगर आप इसको अच्छे से अटेम्प्ट करके आएंगे, मान लीजिए 25 30 आराम से मिलेगा इसमें। आप पहले इसको समझिए अच्छे से, और इसको एक जो इसका PYQ वगैरह इसको मैं आगे सॉल्व करता हूँ अभी, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पे मैंने 6 PYQ का सॉल्व दिया है, आप इस 6 को कम से कम 2 बार लिख लीजिए, 2 बार। अभी टाइम बहुत है आपके पास एग्जाम होने में, अभी कम से कम मुझे तो 10 से 12 दिन का टाइम है इस पेपर को होने में। आप सारे PYQ को ही आप कुछ मत कीजिए, उसको देख के, उसका आंसर देख के, 2 आंसर को ही 2 बार लिख लीजिए आप। आपको अपने अंदर एक विश्वास आ जाएगा, हाँ मैं इसको लिख सकता हूँ, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ मैं लिख सकता हूँ। अगर आप मैं आपको यहाँ पे गारंटी देकर बोल रहा हूँ, अगर आपने ये 6 PYQ को 2 बार खुद से लिख लिया, आंसर को देख के अगर लिख लिया, पूरा स्टोरी को पढ़ के दोबारा लिख लिया, जब एग्जाम हॉल में जाएंगे ना, आपको एक विश्वास है कि हाँ मैं पेन स्टार्ट करके इसको लिख सकता हूँ, आपको ये विश्वास अंदर आ जाएगा ये चीज़। तो ये मेरे ख्याल से यहाँ पे 5 मेन पॉइंट था, इसको आप ध्यान में रखिएगा, आप इजीली इसको आप कर पाएंगे। चलिए अब हम लोग यहाँ पे जो PYQ है उसको हम देख के एज एग्जाम्पल एक प्रैक्टिस करके हम देखते हैं कैसा करना है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं अभी PYQ को। ये सबसे पहला पे जो हमारा लेटेस्ट पेपर हुआ है ना, जून 2025 का PYQ है, वहाँ पे वो है। क्वेश्चन नंबर 8 आता है ज़्यादातर, क्या बोला गया है, रीड द टेक्स्ट गिवन बिलो केयरफुली एंड राइट ए स्क्रिप्ट इन हिंदी ऑन द बेसिस ऑफ इट्स टेलीविजन अडेप्टेशन। मतलब रूपांतरण हो गया। रिमेंबर इट इज़ एन ऑडियो विजुअल जेनर, ओके। तो टीवी मतलब क्या हो गया, ऑडियो मतलब आवाज़, विजुअल मतलब देखने वाला। देयरफॉर द फीचर ऑफ टेलीविजन राइटिंग हैव टू बी केप्ट इन माइंड वाइल राइटिंग द स्क्रिप्ट। जब आप राइटिंग स्क्रिप्ट लिखेंगे, क्या करना है आपको, आपका जो भी टेलीविजन लिखने का जो आपका क्या क्या है, जो फीचर्स है, जो इसकी विशेषता है, वो आपको ध्यान रखना है। क्या विशेषता है इसकी, जो मैंने आपको जस्ट अभी बताया, यहाँ पे देखिए, ये देखिए, हाँ ये जो विशेषता है, ये सारा विषय है ना। दृश्य, कैमरा का एंगल क्या होना चाहिए, संवाद बात का तरीका क्या होना, ध्वनि सेटअप, दृश्य का क्रम और ऑडियो, ये सारा चीज़ आपका विशेषता है। आपको ये ध्यान में रखते हुए क्या करना है, आपको यहाँ पे उसको यहाँ पे लिखना है, ओके। ये क्वेश्चन हो गया। अब देखिए यहाँ पे सबसे चीज़, यहाँ से इसका मैं इसको पहले पैसेज पढ़ता हूँ एक बार। इट वॉज ए कोल्ड मॉर्निंग, शार्प एंड फ्रेश, ओके। इट वॉज क्वाइट अंटिल द सन केम शूटिंग ओवर द हिल, लिफ्टिंग द मिस्ट फ्रॉम द वैली एंड क्लियरिंग द ब्लड शूट फ्रॉम द स्काई, द ग्राउंड वॉज वेट एंड ड्यू। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है आपको, इसको पढ़ेंगे, क्योंकि आपको ये दिया हुआ है पैसेज इंग्लिश में, आपको लिखना है हिंदी में। मतलब एक तरह से अनुवाद तो करना ही पड़ेगा, और अनुवाद आपको लिखना है, आपको अपने माइंड में करना है। तो आपको यहाँ पे जैसे लाइन पढ़ना ऐसे करके, जिसका जो मीनिंग है, मान लीजिए जैसे मॉर्निंग क्या हो गया, सुबह हो गया, कोल्ड में ठंडा हो गया, शार्प में तेज धारदार, फ्रेश में ताजगी वाला, क्वाइट में छोड़ना, अंटिल सन के मतलब सूट का आना, शूटिंग ओवर द हिल मतलब सर के ऊपर आके आना, वो चीज़ बोलते हैं ना। यहाँ पे शूटिंग ओवर द हिल मतलब ये नहीं कि शूट करना, जैसे बोलते हैं कि सर के ऊपर सन आ गया, उस सेंस में बोला गया है। फिर लिफ्टिंग द मिस्ट, वो जो था कुहासा उसको हटा देना, वो वैली एंड द क्लियरिंग द ब्लड शूट फ्रॉम द स्काई, आकाश को साफ कर देना। द ग्राउंड वाज वेट एंड ड्यू, जो हमारा ग्राउंड मतलब जमीन, जो धरातल है, वो क्या था हमारा, वेट मतलब गीला था, और ड्यू था, वो पड़ा हुआ था। तो आपको क्या करना है, हल करके एक एक वर्ड का ना मीनिंग मैंने सोचना कि इसका मीनिंग क्या होने वाला है वर्ड का, पहले ये करना है, ये हो गया। दूसरा फिर आपको पूरा स्टोरी को पढ़ते रहना साथ में ही। ऑन द ग्राउंड ए ब्रॉड स्ट्रेच ऑफ द ग्रास लैंड, रणवीर पहला नाम मिला है, एक आदमी का नाम हो गया, ये हमारा कैरेक्टर, आपको इसे अंडरलाइन करना है, ये हमारा कैरेक्टर हो गया, पात्र हो गया। रणवीर एंड अदर यंग रेस्लर एट ईच अदर, देयर मसल्स रिपिंग, उनका जो मसल्स रिपिंग करा था। देयर वेल ऑयल लिम्स कैचिंग द फर्स्ट रेज ऑफ द सन, सूर्य की पहले रोशनी ले रहे थे वो। क्लाइम्ड ऑन द हॉरिजन, फिर सोमी, देखिए अगला नाम आया। सेट ऑन द हिज वरांडा, ये है वरांडा का स्टेप, ये वरांडा मतलब क्या हो गया, जो बोलते हैं घर है, घर के बाहर दरवाजा है, दरवाजा के बाहर का एरिया उसको बोलते हैं वरांडा बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा एक लोकेशन आया, हाँ ध्यान दीजिएगा पर, ये क्या हमारा लोकेशन है। इसके पहले क्या था हमारा, स्काई मतलब ये ओपन ग्राउंड था, मैदान था, खुला मैदान का, ये हमारा लोकेशन। ये हमारा टीवी का जब बता रहे हैं हम लोग, तो ये जो दिया हुआ है ना, आपको यहाँ पे कैच करना है,
कहाँ कहाँ आदमी का नाम है, कहाँ कहाँ लोकेशन का नाम है, कहाँ का कैसे बातचीत किया जा रहा है, वो चीज़ आपको यहाँ पे कैच करना सब कुछ। तो यहाँ रणवीर हो गया, सोमी हो गया, उसका वरांडा हो गया। ओके, हिज लॉन्ग हेयर रेस्टिंग ऑन हिज नी एंड ड्राइंग फॉर द मॉर्निंग सन, तो वो अपने बालों को सुखा रही थी, अपने घुटने तक उसका बाल बड़े थे, वो चीज़ मेंशन किया है। फिर बोला सूरी, एक नया नाम आया, सूरी वॉज स्टिल डेड ऑन द वर्ल्ड, देखिए क्या लिखा, वॉज स्टिल डेड ऑन द वर्ल्ड लॉस्ट इन ब्लैंकेट, मतलब वो अभी भी, बाकी लोग सुबह उठ गए, ये रणवीर वगैरह बाहर खेल रहा है, ये अपने बाल सुखा रही है सोमी, ये सूरी क्या है, अभी भी वो कम्बल ओढ़ के सो रही है, मतलब उसके क्या अभी भी डेड, मतलब इनसे डेड मतलब मृत्यु, यहाँ पे वो ये यहाँ पे मतलब घोड़े बेच के सोना, वो सेंस में यहाँ पे बोला जा रहा है। ये दुनिया जग गई है, लेकिन वो अभी क्या वर्ल्ड उसके लिए भी सोई है, सूरी क्या करी है, वो कम्बल ओढ़ के अभी भी सो ही रही है। ओके, ही केयर नॉट द मॉर्निंग और द सन, वो ना तो सुबह का ध्यान है ना ही उसको सन का, किसी का वो केयर नहीं करती है, किसका फर्क नहीं पड़ता उसको, किसको, सूरी को। यहाँ लिखा हुआ ही केयर, मतलब ये लड़का होगी एक तरह से। ठीक है, ये लाइन हो गया। अगला नेक्स्ट बोला है यहाँ पे नेक और नाम है रूसी, रूसी स्टूड एट द गेट अंटिल हिज गार्जियन वॉज कंफर्टेबली सीटेड बिहाइंड द व्हील ऑफ द कार के पीछे वो ना बैठ गई, एंड डिड नॉट मूव अंटिल इट हैज़ डिसअपियर्ड राउंड एंड बेंट फॉर द रोड। यहाँ पे एक नया नाम आया, ये क्या करिए, यहाँ पे खड़ी है अपने गार्जियन के साथ में, वहाँ पे उसका गेट पास खड़ी है, जब तक कि गार्जियन उसके सही से गाड़ी में कार में बैठ नहीं जा रहा है, वहाँ पे वो चीज़ बोला गया। आप देखिए, मतलब कार मतलब क्या हो गया, एक रोड हो गया इसका मतलब, रोड पे गाड़ी आया है, वहाँ पे वो बैठ रही है, तो यहाँ पे एक लाइन आ रहा है, इसका मतलब ये वाला दृश्य में। ठीक है, यहाँ पे फुल स्टॉप हो गया। ओके, द मिशनरी वाइफ, एक नया पर्सन आया, कौन है ये, मिशनरी का वाइफ है वो, ठीक है, नाम नहीं बताया। तो रोज अनएक्सपेक्टेडली राइज का रोज लिखा, अनएक्सपेक्टेडली फ्रॉम बिहाइंड ए हेज एंड कॉल्ड गुड मॉर्निंग डियर, इफ यू आरंट हैवेंट बिजी दिस मॉर्निंग वुड यू लाइक टू गिव मी ए हैंड pointing this age. The missionary wife, fond of putting Rusi no work in her garden. If it wasn't cutting the hedge, it was weeding the flower beds and watering the plant, or cleaning the garden path of stone, hunting beetles and ladybirds and dropping them over all the wall. यहाँ पे क्या बोला रहा है लास्ट लाइन में ना पैराग्राफ में, जो मिशनरी का वाइफ है वो बोली या तो कुछ काम करिए, अगर कुछ काम नहीं भी करेगी ना मान लो, तो क्या करेगी, इफ़ इट वाजंट कटिंग द हेज, अगर वो अपना झाड़ी वगैरह नहीं काट रही होगी, मान लीजिए जो गार्डनिंग का कर रही है, वो वाज नॉट वेटिंग द फ्लावर बीट्स, वो फ्लावर को ना तोड़ रही होगी मान लीजिए, तो वाटरिंग पौधे को पानी दे रही होगी, या तो कुछ ना कुछ काम कर रही है, यहाँ पे उसने बोला जा रहा है। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कुछ लाइन का मीनिंग मुझे भी खुद नहीं पता चल रहा है, तो अगर आपको पता नहीं है मान लीजिए, तो उसको वहाँ बस वैसे लिख दिया, फिर उसको स्किप कर दीजिए, उस लाइन का कोई मतलब है वहाँ पे, उसको ऐसे देवनागरी या रोमन में आप लिख दीजिए उस चीज़ को वहाँ पर। ये हो गया आपको स्टोरी को पढ़ा आपने, जितने सारे कैरेक्टर थे उसको मैंने अंडरलाइन किया यहाँ पर। अब क्या करना है ना आपको, जहाँ जहाँ फुल स्टॉप दिया ना, आपको एक एक लाइन पकड़ना, वहीं से आपका एक सीन, मतलब आप ये तो एक नॉर्मल स्टोरी लिखा हुआ है मान लीजिए, अगर इसी चीज़ को मैं बोला आपको कि मुझे इसको एज ए नाटक के फॉर्म में मुझे सामने दिखाओ करते हुए, जो है कि एक लड़की बैठी है वो अपना चूल झुका रही है, उसका नाम यहाँ पे रूमी दिया हुआ है, एक लड़की गेट पे खड़ी है, वो दिख रही है, उसका जो गार्जियन है, पेरेंट्स है, वो गाड़ी में बैठ रहे ठीक से कि नहीं, तब मैं अंदर जाऊँगी, तो ये सब तो एक एक्टिंग हो गया ना तरह से। तो ये आप अगर इसको मान लीजिए विजुलाइज कीजिए कि अगर मुझे इसके ऊपर एक मूवी बनाना है या एक ड्रामा बनाना है, ताकि लोगों को दिखाना है नाटक के तौर पर स्टेज के ऊपर में, तो मैं कैसे दिखाऊंगी, है ना। कार का सीन होगा मान लीजिए, तो आसपास रोड होंगे, तो वो जहाँ पे खड़ी है गेट पे, वो कहाँ पे खड़ी है, क्या वो मेन रोड होगा या घर के बाहर का रोड होगा, आपको वो इमेजिन करना है अपने माइंड में, जहाँ पे वो अपने चूल झुका रही है, मतलब गार्डन में बच्चे खेल रहे हैं, उसके घर के बगल में वो है बैठी हुई है, एक घर में सोई हुई ब्लैंकेट लगा कर, मतलब क्या पर्दे घर के ढके हुए होंगे, घर पूरा डार्क अंधेरा होगा, घर के अंदर सूर्य की रोशनी आ नहीं रही होगी, तभी तो वो सो रही है ना, दिन के 10-11 बज गया, तब ऐसा आप इमेजिन कर लो अपने मन से। जब तक आप इसको पढ़ के, ये पूरा पढ़ के अंडरलाइन किया आपने, कौन का कैरेक्टर है, क्या क्या बोला है, पूरा समझ में नहीं आएगा मानते हो, मान लीजिए कम से कम 50 से लेकर 60% तो समझ में आ जाएगा ना आपको स्टोरी, ये बोलना क्या चाह रहा है। ये एक नॉर्मल सा स्टोरी दिया है, जस्ट कुछ अपना डिफरेंट एक्ट है, 3-4 लोग का ऐड करके आपस में दिया, एक यहाँ से यहाँ एक दिया है, यहाँ से यहाँ दूसरा दिया हुआ है, यहाँ से तीसरा दिया, चौथा दिया, यहाँ उन्होंने 2-3-4 भागों में डिवाइड किया। पर आप क्या कीजिए ना, इस 4 को और ब्रेक कर लीजिए, 4 को आप 8 कर लीजिए, इस पहले वाले को यहाँ से यहाँ जहाँ फुल स्टॉप दिया है आप वहीं तक इमेजिन, अगर ये लाइन में कनेक्टिविटी दिख रही है तब यहाँ से यहाँ एक लाइन लीजिए, अगर वहाँ कोई कनेक्टिविटी नहीं दिख रही है आप उसको अलग कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप एज ए वन एक्ट लीजिए, मतलब एक पता ना, एक दृश्य 1 शॉट 1, ये वाला शॉट में हम ये दिखाएंगे, फिर शॉट टू में हम दिखाएंगे हाँ वो वहाँ बाल सुखा रही है, शॉट 3 में दिखाएंगे वो वो रणवीर वहाँ खेल रहा है ग्राउंड पे, शॉट 4 में ये, तो वो हमारा शॉट मतलब दृश्य हो गया, दृश्य 1 दृश्य 2 दृश्य 3, आपको उस फॉर्म में इमेजिन करके आपको इसको प्ले करना है। तो आप क्या कीजिए, एक बार पूरा स्टोरी को पढ़िए, यहाँ से यहाँ सबको अंडरलाइन कीजिए, एक ओवरऑल आइडिया आपको मिल गया स्टोरी क्या है बस। अब फिर क्या कीजिए, आप एक लाइन को पढ़िए, इसको आप दिखाइए कि कैसे लिखेंगे। आप देखिए मैं दिखाता हूँ आगे, ये पहला पार्ट हो गया। अब ये इसका है फॉर्मेट, कैसे लिखेंगे हम लोग, तो ये हमारा टेलीविजन स्क्रिप्ट हो गया मान लीजिए, तो पहले हम देंगे टाइटल शीर्षक। अब इस पूरे कहानी के ऊपर के आपको आइडिया आया होगा शीर्षक इसका टाइटल क्या
क्या हो सकता है, आपको जो इमेजिन आ रहा है टाइटल दे दीजिए। यहाँ पे शीर्षक दे दीजिए। यहाँ पे लिखा है उन्हें सुबह की पहली किरण, क्योंकि यहाँ पे हर एक्टिविटी जो दिखाया गया है वो मॉर्निंग का दिखाया है कि कोई सुबह के टाइम पे बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, कोई अपना बाल सुखा रही है, कोई घर पे सोया ही हुआ है, एक लड़की खड़ी है वो क्या कर रही है, हमारे अपने पेरेंट्स गाड़ी में बैठने का वेट कर रही है। दूसरा एक है जो उसका जो वाइफ थी, क्या नाम था, एक मिनट रुकिए, जो गार्डनिंग वगैरह का मिशनरी वाइफ जो वो क्या करी है, वो अपने गार्डनिंग में जो है पौधे कटाई करी है, पानी डाली, वो सब काम करी। तो सारा क्या हो गया, एक मॉर्निंग का सीन हो गया। उसको उन्होंने हेडिंग दे दिया है सुबह की पहली किरण, एक नाम दे दिया जस्ट जनरल सा नाम, सुबह की पहली किरण में कौन क्या कर रहा है एक्टिविटी, एक काइंड ऑफ एक स्टोरी हो गया वो। ये पहला हो गया शीर्षक का नाम। फिर अगला क्या हो गया, पात्र मतलब कैरेक्टर, कौन कौन सा कैरेक्टर आया, तो ये पहला रणवीर है, सोमी है, सूरी है, रूसी है, मिशनरी की पत्नी है, वाचक है। अब वाचक क्या हो गया ना, इसमें एक कोई और है जो बिहाइंड से सब एक्टिविटी को दिखा रहा है, इसलिए यहाँ पे मैंने उसको वाचक को ऐड किया, जो बताया नरेटर। मतलब इसमें उसका इंपॉर्टेंट उतना नहीं है जितना कि हमारे रेडियो वाले में है, टीवी वाले में इंपॉर्टेंट कम है, क्योंकि यहाँ सब अपना अपना डायलॉग खुद ही बोल रहा है एक्चुअली तरह से। तो यहाँ भी एक वाचक है जो बिहाइंड में सबका स्टोरी को बता रहा है। सुबह की किरण है वो खड़ा होकर देख रहा है, हाँ ये कर रहा है, ये बता रहा है कि वहाँ पे ये एक्टिविटी हो रहा है। तो यहाँ पे वो हमारा वाचक हो गया, या इसको हम लोग बोलते हैं वॉइस ओवर, कोई पीछे से आवाज़ दे रहा है, वॉइस दे रहा है, ये भी हम बोल सकते हैं। अब इसको लिखें कैसे, यहाँ पे देखिए वही मैंने दिखाया है। सबसे पहले क्या किया है, पहला लिखा है दृश्य वन। दृश्य वन का क्या है, पहाड़ी की घाटी, भोर का समय। एक हो गया हमारा दृश्य का लोकेशन का टाइमिंग, ठीक है। फिर है वाइट शॉट, वाइट मतलब दूर से शॉट लिया है। क्या लिखा है, धुंध से ढकी घाटी, ठंडी हवा, चारों ओर सन्नाटा। एक एक्स्ट्रा अपने आप से ये ऐड कर दिया, वहाँ पर चूंकि दिखाया था कि सूरज निकल रहा है, मैं एक बार दिखाता हूँ एक बार। ध्वनि क्या हो गया, तो हल्की सी हवा की सरसराहट और दूर पक्षियों की आवाज़। अब ये चीज़ वहाँ लिखा हुआ नहीं है, ये अपने से ऐड कर दिया, आप ये ऐड कर सकते हैं। मॉर्निंग का समय क्या होता है, हम सुनते हैं ना, चिड़ियों की आवाज़ आ रही है, चहचहाने की आवाज़ आ रही है, हवा बहुत सुहाना लग रहा है। तो ये लाइन अपने से आप यहाँ पे इसको जब पढ़ेंगे, मान लीजिए इस लाइन को आपने पढ़ा यहाँ पर पहला वाला, आप इसको अपने आप से ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, इट वॉज अ कोल्ड मॉर्निंग, चिल था, सुबह मॉर्निंग था, शार्प एंड फ्रेश सुहाना था। इट वॉज क्वाइट अंटिल सन केम शूटिंग ओवर द हिल, लिफ्टिंग द मिस्ट, मतलब जो फॉग है उसको, फ्रॉम द वैली, क्लियरिंग द ब्लड शूट ऑफ द स्काई, एंड ग्राउंड वॉज वेट एंड ड्यू। इतना लिखा हुआ, पर इसमें कहीं भी देखिए वो पक्षियों की चहचहाने की आवाज़ नहीं थी। यहाँ पर उस लाइन को उसने ऐड कर दिया था। ये आपका है जो स्क्रिप्ट राइटर है, वो कैसे बैकग्राउंड में साउंड को ऐड कर सकता है। तो ये हो गया उसका बैकग्राउंड का साउंड। अगर मान लिया आप दिखाएंगे टीवी में, तो ऐसा थोड़ी कि शांत सा माहौल है, कोई बिना कोई आवाज़ का, पीछे आपको आवाज़ तो देना पड़ेगा। तो वहाँ पे कौन सा वॉइस, कौन सा म्यूजिक रहेगा वहाँ पे, तो ये म्यूजिक हो गया हमारा, कोई चिड़िया की आवाज़ दे देंगे हम लोग, हल्की सी हवा की सरसराहट की आवाज़ दे देंगे हम लोग, वो वॉइस दे देंगे। इसे कैसे समुद्र की लहर की आवाज़ आती है तेजी से, वो दे सकते हैं। वो चीज़ यहाँ पे बोला, वो आपको अपने से ध्वनि में आ जाएगा वो। तो जैसे मैंने बताया आपको, जब आप टीवी के लिए कर रहे हैं तो आपको ध्वनि भी लिखना पड़ेगा, आपका बैकग्राउंड दृश्य क्या वो भी लिखना पड़ेगा, कैरेक्टर क्या बोलेगा आपको वो भी लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, सबका डायलॉग क्या वो भी लिखना पड़ेगा, आपको वो चीज़ ध्यान रखना है। तो ये हो गया दृश्य वन, जस्ट पहला वाला लाइन का वो लिया मीनिंग कि सुबह का टाइम है, ऐसा ये हो रहा है। फिर क्या, वॉइस ओवर आवाज़, सुबह ठंड थी, तेज ताज़ा खामोश, सूरज अभी पहाड़ियों के पीछे छिपा हुआ था। ये हो गया हमारा पहला वाला दृश्य वन। तो ये क्या हो गया, दृश्य वन। ये जो पहला लाइन था ना यहाँ से, इसको उन्होंने दृश्य वन ले लिया। यहाँ से लेकर इट वॉज से लेकर हिल लिफ्टिंग द वैली फ्रॉम द स्काई, यहाँ तक वो शूटिंग ओवर द हिल, यहाँ तक मान लीजिए मैंने उसके पीछे, हिल के पीछे छिपा हुआ था, ये इसको उन्होंने पहला लाइन एज ए दृश्य वन डाल दिया। यहाँ पे देखिए उन्होंने लिखा है दृश्य वन करके, हेडिंग दे दिया पहाड़ी की घाटी, पहला हेडिंग क्या हो जाएगा। तो जब आप देखा वही बोलते हैं ना, यहाँ पे एक शूटिंग, यहाँ पे शॉट वन लेंगे, यहाँ पे अगला शॉट वहाँ लेंगे, अगला शॉट वहाँ लेंगे, तो क्या एक नाम देते हैं कि ये वाला शॉट का नाम ये हो गया। तो यहाँ पे दिया उन्होंने दृश्य वन, मतलब शॉट वन बोल सकते हैं आप इस तरह से। तो पहाड़ी घाटी होगी, भोर का समय होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, व्हाइट शॉट में हम दूर से एंगल, कैमरा का ये कैमरा का एंगल है ना, व्हाइट शॉट, ये कैमरे का एंगल, दूर से कैमरा कैप्चर करेंगे ताकि लार्जर पिक्चर जो है हमारा कवर हो सके, लार्जर एरिया। फिर क्या, ध्वनि होनी चाहिए धीमा, वॉइस ओवर, ये हो गया। दूसरा क्या हो गया, सूरज का उगना। अब है सेकंड लाइन, उसको सेकंड लाइन को लिया है टाइम प्लान और स्लो पैन, ओके। सूरज पहाड़ियों के पीछे से उभरता है, धुंध धीरे धीरे छटती है, आसमान का लालापन साफ होता है, लालपन साफ होता है। वॉइस ओवर में क्या बोला है, फिर सूरज से जैसे आसमान से गोली की तरह छलांग लगाई और घाटी से धुंध हटने लगी। अब देखिए इसको वो अपना क्रिएटिविटी दिखाया है, जो सेकंड लाइन था ना। तो मतलब यहाँ से यहाँ हो गया आपका दृश्य वन, और जो बच गया उसको यहाँ ले दो, मैंने इस वाले में एक और दो दृश्य यहाँ से उन्होंने निकाल लिया, और दोनों का डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, सन के ऊपर डिपेंड कर रहा है एक्चुअली। यहाँ पे ये हो गया। तीसरा दृश्य में बोल दिया है ओस की भीगी मैदान, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला गया, घास पर चमचमती ओस की बूंदे, ध्वनि कैसे हो गया, हल्की संगीत पृष्ठभूमि। अब ये अपने मन से आप ऐड कर दिया। जब वहाँ पे मान लिया आप घास दिखाते हैं हम लोग, क्या करता है जब कैमरा जब फोकस करता है घास के ऊपर कि यहाँ पे घास पे ओस गिरा हुआ, तो पीछे बैकग्राउंड में एक आवाज़ आती है, कौन सी, मधुर संगीत आवाज़ डालते हैं। तो वहाँ पे लिख दिया उन्होंने ध्वनि क्या होगा, तो हल्की संगीत मधुर पृष्ठभूमि, ये हमारा बैकग्राउंड हो गया। फिर हमारा दृश्य फोर कुश्ती का मैदान, अब वो चौथा हो गया। तो यहाँ पे देखिए क्या किया उन्होंने, पहले वाले लाइन से 3 दृश्य निकाल लिया उन्होंने, एक यहाँ से यहाँ निकाला, दूसरा यहाँ से यहाँ निकाला, और तीसरा जो ये लिखा हुआ था द ग्राउंड वाज वेट एंड ड्यू, उसको भी एक थर्ड दृश्य दे दिया कि कैमरा का एंगल हम नीचे करेंगे, घास को दिखाएंगे, घास पे ओस गिरा वो दिखाएंगे, और बैकग्राउंड में थोड़ा सा म्यूजिक चला देंगे, वो हमारा हो गया दृश्य 3। फिर यहाँ से हो रहा है ग्राउंड 4, ग्राउंड ऑफ बैटल, मतलब जहाँ पे वो रणवीर और उसके दोस्त खेल रहे थे। देखिए चौथा दृश्य क्या बोल रहा है,
उसका नाम दिया उन्होंने कुश्ती का मैदान। दृश्य 4 हो गया कुश्ती का मैदान। उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, तो मिड शॉट और क्लोजअप लेंगे। तो रणवीर और एक अन्य जो है कुश्ती लड़ रहा है। अब क्लोजअप मतलब क्या होता है, जब देखते हैं हम लोग कुश्ती लड़ता है, फाइटिंग वो दिखाते हैं ना, उसका हाथ उसको पैर में फंसा लिया, ऐसे किया, तो वो क्या है, कैमरा बहुत क्लोज ले जाते हैं ताकि उसके चेहरे का गुस्सापन दिखता है हमें। यहाँ पे इसलिए लिखा गया उन्होंने मिड मतलब बीच का शॉट लेंगे, और क्या है क्लोजअप मतलब क्लोज शॉट लेंगे, कैमरा के सामने होना चाहिए। ये हो गया कैमरा का पोजीशन। फिर क्या है, रणवीर और एक अन्य युवक कुश्ती लड़ रहे हैं, वो दिखाना है हमको। उसके शरीर पर तेल तेल चमक रहा है और मांसपेशियां उभर रही है। मतलब बोलते हैं ना मसल्स जो डेवलप हो जाते हैं, जब कोई टाइट से अगर बॉडी से करता है तो उसका हाथ का जो नस वगैरह टाइट होता है तो मसल्स दिखने लगते हैं। यहाँ पे बोला गया वही मांसपेशियां क्या उभर रही है। ध्वनि क्या होगी, तो सांसें की आवाज़, तेज आवाज़ और शरीर के टकराने की आवाज़। जब दो लोग फाइट करते हैं क्या होता है, सांस तेजी से लेते हैं, वो यहाँ पे वो देखा हार्ट बीट बढ़ जाता है, वो चीज़ यहाँ बोला गया, सांसों की आवाज़ होगी। वॉइस ओवर में क्या होगा, तो पहली किरणों में रणवीर और उसका साथी कुश्ती में उलझे हुए थे, यहाँ हो गया वॉइस ओवर में दिखाएंगे। तो मैंने कोई पीछे से इसको नरेट कर रहा है। एक्चुअली ये पूरा वाला जो स्टोरी है ना, इसमें एक आदमी है, वो दूर से सबको बता रहा है एक्चुअली ये कहानी को, वो बता रहा है एक आदमी, इसलिए वहाँ पे दिया बार दिया वॉइस ओवर में जो नरेट कर रहा है कहानी को, कि ये एक मैदान है, यहाँ पे कोई कुश्ती लड़ रहा है, यहाँ पे एक लड़की बाल सुखा रही है, यहाँ पे वो अपने पेरेंट्स को गाड़ी पे चढ़ा रही है, यहाँ पे एक है जो गार्डनिंग कर रही है, तो एक आदमी यहाँ खड़ा है, वो सब चीज़ों को बता रहा है एक्चुअली, कि सुबह का मौसम है, यहाँ पे पहाड़ से सूरज निकला है। तो ये क्या क्या ये नरेट कर रहा है, तो ये टीवी के फॉर्म में दिखाया जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पे बार बार क्या है ना, जो लिखा हुआ वॉइस ओवर, इसका मतलब वही हुआ, मतलब वाचक, कोई थर्ड पर्सन है यहाँ पे जो वो बातों को बता रहा है, बोल रहा है ये चीज़ को। तो इसमें क्या है, जितने सारे कैरेक्टर का नाम दिया हुआ था ना, ये सारे कैरेक्टर खुद से नहीं बोल रहे, रणवीर ये सब खुद से नहीं बोल रहा है, कोई तीसरा आदमी सबको देख रहा है, उसको पता है इस सबका नाम रणवीर है, इसका सोमी, इसका नाम ये है। कैसे एक मोहल्ले में होता है जो एक चीज़ों को नरेट करता है, यहाँ पे इसके लिए वही चीज़ हो रहा है। एक तीसरा आदमी है, वो सबको जानता है इसमें से, वो कौन क्या कर रहा है ना, उसको वो बोल बोल के बता रहा है, वो चीज़ है और यहाँ से। ओके, अब यहाँ से आते हैं हम लोग, ये सोमी का बरांडा आ गया, इसको देख लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ लिखा ना, सोमी क्या है, बरांडे में सीढ़ियों पर बैठी हुई है। तो यहाँ पे क्या हो गया देखिए, लंबे बाल खुले हैं और घुटनों तक टिके हुए हैं और धूप में वो सुखा रही है। ध्वनि क्या है, तो पक्षियों की चहचहाहट हो, एक अच्छा ऐड अपना ध्वनि ऐड कर दिया। हाँ, बैकग्राउंड में कुछ क्या म्यूजिक डाल दिया है कि पक्षी वगैरह वो अपना साउंड कर रहे हैं। दृश्य से में क्या है, सूर्य का कमरा, देखिए क्या लिखा, इंडोर। अब यहाँ दिखा ना डिम लाइट, जैसे मैंने बताया, सूर्य कंबल में लिपटा सो रहा है। वॉइस ओवर क्या, ओ सूर्य, उसे सुबह से कोई मतलब ही नहीं था। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, दिखाया चूंकि वो अभी तक कम्बल ओढ़ के सो रही है, तो यहाँ पे रूम का लाइट क्या हो जाएगा, तो डिम लाइट होगा। यहाँ पे जैसे कहा इंडोर होगा, मतलब घर के अंदर होगा, एक होगा आउटडोर मतलब बाहर होगा, तो ये इंडोर में हो जाएगा डिम लाइट, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया। तो ये क्या हो, इसका लोकेशन हो गया और कैमरा का पोजीशन हो गया, आप वो यहाँ पे डाल सकते हैं इसको। दृश्य है गेट के पास रूसी, अगला है गेट के पास रूसी आ, तो रूसी क्या करिए, वो गेट के पास खड़ी है, रूसी के पास खड़ा है, मतलब लड़का है वो। तो कार में उसका अभिभावक है, मतलब उसके जो गार्जियन थे, फैमिली वाले वो थे। ध्वनि क्या होगा, कार स्टार्ट होने की आवाज़। अब डालते हाँ कि कार स्टार्ट हो रहा है, किक की आवाज़ आ रहा है, वो जो करते हैं कार की आवाज़, यहाँ पे डाल दिया। ध्वनि में क्या हो जाएगा, तो कार का स्टार्ट होने की आवाज़ होगी, अपने से लाइन ऐड हो गया यहाँ पे। फिर ट्रैकिंग शॉट में क्या होगा, तो कार मोड़ पर ओझल हो जाती है और रूसी तब तक खड़ा रहती है। अब जैसे आप देखा होगा मूवी वगैरह देखते हैं ना हम लोग, जब बाय बोलते टाटा बोलते किसी को, तो कार पर ले जाती है सीधे, जब कहीं पर टर्न लेती है तो धीरे धीरे कार क्या दिखना बंद हो जाती है, तब तक हम लोग टाटा करते रहते हैं। जब वो चले जाती है, कार चला गया, तब हम लोग वापस अपने घर आते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ को यहाँ पर लिख दिया है, ट्रैकिंग शॉट में लिखा गया यहाँ पर कि कार मोड़ पर ओझल होती है। ओझल मतलब छिप जाना, और मोड़ मतलब कॉर्नर पे, है ना। यहाँ से कार गया, यहाँ से जब मुड़ गया कार, यहाँ से अब दिखना बंद हो गया, तो फिर क्या होती है, रूसी तब तक खड़ा होगा रहता है, तब तक वो वहाँ पे वेट करिए कि जब कार चला जाएगा तब हम वापस जाएंगे। कैसे गाड़ी खुलती है तब हम लोग वेट करते हैं, टाटा करते हैं, जब गाड़ी चली जाती है तब हम वापस आते हैं, बस सेम चीज़ यहाँ पे बोला गया। तो ये क्या हो गया, ये इसका इमेजिनेशन है, मतलब आपको अपने से सोचना है कि जब वहाँ पे वो गेट पे खड़ी है, वेट करी है, तो क्या होता है, आप इस एक लाइन पे ऐड कर दिया कि हाँ जब कार गया तब वो वापस आई है, ऐसा वो ऐड किया गया है। फिर अब बगीचा का आवाज़, अब यहाँ पे अगला वाला करेक्टर तक क्या था, झाड़ी के पीछे से मिशनरी की पत्नी निकलती है। ओके, संवाद बोलती है मुस्कुराते हुए, गुड मॉर्निंग डियर, अगर ज़्यादा व्यस्त नहीं हो तो झाड़ी की छटाई में मदद करेंगे। अब यहाँ पे देखा हुआ, जो ये मिशनरी की जो है वाइफ, वो आके बातचीत करती है किससे, जो हमारा जो नरेटर है उससे बात करती है, उसको बोलती है गुड मॉर्निंग डियर, क्या आके सफाई करोगे। तो फिर बगीचे में काम। फिर मोटाज, रूसी झाड़ी काटता है, फूलों की क्यारियाँ में निराता है, पौधे में पानी देता है। अच्छा, रूसी को बोलती है गुड मॉर्निंग यहाँ पर। फिर रास्ते से पत्थर हटाता है, कीड़े पत्थर को फेंकता है, और वॉइस ओवर में क्या होता है, ओके, मिशनरी की पत्नी को रूसी के बगीचे का काम करवाना बहुत पसंद था। कभी झाड़ू, कभी फूल, कभी कीड़े, इस तरह वो काम है करता है। फिर नाश्ता समापन है, वाइट शॉट मतलब दूर से लिया जा रहा है। पूरा इलाका अब रोशनी से उभर चुका है, सूरज पूरी तरह से जाग चुकी है, मतलब सूरज आ चुका है ना। संगीत क्या है, हल्का और आशावादी, मतलब बोलते हैं ना आज का गुड मॉर्निंग, आज का दिन आपका अच्छा रहे, तो उस दिन यहाँ पे लिखा गया है कि क्या हो गया हमारा। फिर यहाँ पे लिखा है गुड मॉर्निंग, आज का दिन अच्छा रहे आपका, इसलिए यहाँ लिखा हुआ आशावादी, मतलब ऑप्टिमिस्टिक डे हो आपका, वो चीज़। फिर यहाँ फेड आउट मतलब कैमरा को बाहर के हम लेते हैं, मतलब एक होता है कैमरा इन लेना, एक होता है कैमरा आउट लेना, बाहर के दूर सामने से लेके जूँ बाहर करके बस वहाँ पे कैमरा क्लोज होता है, तो उसको बोलते हैं फेड आउट होना, है ना, फेड इन फेड आउट। तो यहाँ पे हो गया समाप्त। तो आपने देखा यहाँ पे ये एक फॉर्मेट था, मतलब ये पूरा स्टोरी को आप पढ़ेंगे एक बार, ठीक है,
यहाँ से आप पूरा आपने पढ़ा सर का नाम आपके कैरेक्टर को, फिर एक एक लाइन पे एक एक आप लाइन लिख दीजिए कि एक लाइन यहाँ से हुआ ना, इसको मैं दृश्य वन देंगे और अपने आप इमेजिन कीजिए कि हाँ मैं जब इसको लिख रहा हूँ स्क्रिप्ट में, अगर इसको टीवी पे शो कराऊंगा तो मैं क्या क्या बैकग्राउंड में लगा सकता हूँ। आप वहाँ लीजिए दृश्य वन ये होगा, ध्वनि में आप चीनी की चिड़िया की आवाज़ होगी, गाड़ी की आवाज़ होगी, स्टॉक के हुए है ना, पत्ते काट रहे फूल की आवाज़ होगी मान लीजिए, तो वो सब अपने आप से ऐड कर सकते हैं। बाकी जो जो कैरेक्टर कुछ बोला है तो वो लिख लीजिए, वो तो लिखना पड़ेगा। जैसे आप लिखा मिशनरी की जो वाइफ थी उसने बातचीत किया वो ऋषि से, उसको बोला हेल्प करने के लिए गार्डन के लिए, तो वो आपके यहाँ पे हेल्प किया, वो चीज़ यहाँ बोला गया, तो आप वो लिख दीजिए। जहाँ पे जो कैरेक्टर नहीं बोला है तो कुछ बात नहीं, वो नहीं बोलना है। बाकी देखिए रूम के अंदर का आपको अपने आप से इमेजिन करना पड़ेगा कि कैसे कैसे क्या हो सकता है, ये चीज़ है। ये था हमारा टीवी के लिए, यहाँ पे मैंने बताया। अब मैं इसको और एक मैं देता हूँ रेडियो के लिए, दिखाता हूँ एक बार। अच्छा ये देखिए यहाँ पे एक है मालगुडी डेज का, आपने सुना होगा, आर के नारायण की एक कहानी है मालगुडी डेज, इसका यहाँ पे स्टोरी दिया गया। इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा, मैंने सबका आंसर नीचे प्रोवाइड कर दिया है, सेम मैंने लिखा हुआ। देखिए यहाँ पे क्या क्या हो गया, देखिए सेम हो गया। पहला तो आपका हो गया लिखना हेडिंग आपका टेलीविजन स्क्रिप्ट, ठीक है। फिर आपका होगा शीर्षक, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में शीर्षक दे दिया है, आप यहाँ लिखिए मालगुडी डेज। फिर लेखक वो भी दे दिया आर के नारायण, और लिख दीजिए लेखक। फिर होगा दृश्य, कहाँ का दृश्य है, तो सर्कस का यहाँ पे दृश्य वो दिया। फिर समय है दिन का, यहाँ पे पात्र कौन कौन सा, यहाँ पे कैप्टन है, एक वॉइस ओवर बाघ है और एक मेमना का बच्चा है, यहाँ पे 3 दृश्य हो गया। फिर यहाँ से उन्होंने क्या दृश्य वन ऐसा करके उन्होंने स्टार्ट किया, दृश्य वन में दृश्य में क्या क्या आ रहा है वो लिखा, वॉइस ओवर ध्वनि। तो स्टार्टिंग फॉर्मेट सेम है आपका, सब में टाइटल लेखक और दृश्य का सब आएगा। जिसमें अगर लेखक नहीं है लेखक छोड़ दीजिए, जहाँ पे आप पात्र का नाम लिखिए, आप ये चीज़ें स्टार्टिंग में करना है आपको, ये आपका कॉमन रहने वाला है। चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, आप एक बार रेडियो का जो स्क्रिप्ट है उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये पेपर हमारा आया है जून 2023 में, इसका क्या स्टोरी दिया है हम लोग उसको रीड करते हैं एक बार। देखिए बोल रहा है, वंस ए लॉन्ग ड्रॉट हिट्स द होल कंट्री, टाउन विलेज एंड इंटायर किंगडम वेंट विदाउट फूड एंड वाटर। एक बार क्या बहुत पुराने टाइम की बात है, जहाँ पे ड्रॉट तो सूखा होता है, तो पूरे कंट्री में तो पूरे देश में सूखा आ गया, तो उससे क्या हो गया, जो हमारे टाउन है, शहर है, विलेज, गांव है, इंटायर किंगडम जो पूरा है वहाँ का एक किंगडम है, मतलब किंगडम होता है जहाँ जहाँ एक राजा है ना उसके आसपास के जो एरिया रहते हैं वहाँ बोलते हैं किंगडम, तो वहाँ पूरा किंगडम क्या हो गया, वेंट विदाउट फूड एंड वाटर, जहाँ पे खाने और पानी की किल्लत हो गई, कमी हो गई, एक तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। क्रॉप्स फेल्ड एंड ग्राउंड वाज प्रैप्स, मतलब क्रॉप्स फेल मतलब जो फसलें सब नष्ट हो गए, और ग्राउंड वाज प्रैप्स मतलब यहाँ पे जो उसको बोलते हैं, यहाँ पे मेरे ख्याल इसका मीनिंग होना चाहिए बंजर। ग्राउंड में है ना जो पानी से कमी से क्या होता है सूखा पड़ता है, बंजर हो जाता है, वो यहाँ पे हो गया। ए हर्ड ऑफ एलिफेंट, हर्ड ऑफ एलिफेंट मतलब हाथी का झुंड, हर्ड मतलब झुंड होता है। इन अ फॉरेस्ट वॉज ऑल्सो थर्स्टी लाइक एवरी वन एल्स, तो यहाँ पे एक हाथियों का झुंड था उस जंगल में, जो क्या वो भी क्या प्यासा हो गया बाकी लोगों की तरह। वन डे द किंग एलिफेंट मतलब जो हाथियों का राजा था, मैंने उस हाथी के ग्रुप में भी एक था हाथी का राजा किंग, हाथी का राजा, वो मेड 4 ग्रुप ऑफ एलिफेंट, 4 ग्रुप बनाए उन्होंने हाथियों को, 4 ग्रुप। ही सेंड इच ग्रुप टू द लुक फॉर वाटर, चारों को भेजा पानी देखने के लिए, 4 ग्रुप को चारों दिशा में। वन ग्रुप वेंट टू द नॉर्थ, वन साउथ, वाइल अदर 2 वेंट टू द वेस्ट एंड ईस्ट रेस्पेक्टिवली, तो 4 लोगों को बनाया 4 ग्रुप में और चारों दिशा में भेज दिया पानी खोजने के लिए। हाथियों का झुंड, एक हाथी था राजा, वो बनाया 4 अलग हाथी का गुण, सबको भेजा चारों तरफ से। फिर क्या बोल रहा है, वीक्स वेंट अप बाय द एलिफेंट फाउंड वाटर्स, ओके वीक्स वेंट मतलब हफ्ते बीत गए, लेकिन क्या हुआ, एलिफेंट को कोई पानी वहाँ पे नहीं मिला, नो फाउंड वाटर। द ग्रुप हु हैड गॉन टू द नॉर्थ साउथ वेस्ट रिटर्न एम्प्टी हैंडेड, वो एम्प्टी मतलब खाली हाथ वो लौट आए इन 3 दिशाओं वाले। आफ्टर सम डेज हाउएवर द ग्रुप दैट हैज़ गॉन ईस्टवर्ड, जो गए थे पूरब की दिशा में, ईस्ट के साइड में, केम अप विथ ग्लोरियस साइट, उन्होंने कुछ अच्छा देखा था, ए ब्यूटीफुल लेक विथ ब्लू क्लियर वाटर, ग्रीन ग्रासेस एंड वाइल्ड फ्लावर ऑल ग्रॉन अराउंड द एजेस। तो क्या हो गया, जो 3 दिशा में गए उसको कुछ नहीं मिला, जो हमारे थे ईस्ट वाले उनको, उनके झुंड को एक चीज़ मिला, क्या मिला उनको, एक बहुत ही सुंदर सा लेक मिला, जो कैसा था, एक ब्यूटीफुल लेक था विथ ब्लू, पानी वहाँ का बहुत ही बिल्कुल था, ब्लू था, क्लियर मतलब बहुत ही साफ पानी था, और ग्रीन हरे हरे घासें थे चारों तरफ, एंड वाइल्ड फ्लावर मतलब बहुत सारे जंगली वहाँ पे क्या फूल पौधे वहाँ लगे हुए थे, एंड ऑल ग्रोन अराउंड इट एज, तो यानी एक था ये लेक, लेक के किनारे में ये सारी चीज़ वहाँ पे अच्छे से वहाँ पे डेकोरेट किया हुआ था। उनको किनको मिला, ये जो गए थे ईस्ट साइड में उनको ये चीज़ मिला। द एलिफेंट वेयर हैप्पी टू सी दिस, वो हाथी जो थे वो देख कर खुश हो गए। दे ऑल रस्ट बैक, वो टू टेल दिस गुड न्यूज़ टू द किंग एलिफेंट, तो वो लोग बहुत ज़्यादा मैंने रस पता हड़बड़ी में था कि जल्दी से हम आके खुशी खुशी आके बताया अपने किसको, अपने जो किंग एलिफेंट जो राजा है उनको बताया कि हाँ मुझे एक जगह पे पानी मिला है, लेक मिला है। इमीडिएटली ऑल द एलिफेंट राइट गॉट टुगेदर, जल्द से सारे हाथी आपस में मिल गए, गेट टुगेदर एंड रस्ट, वो रस किए ईस्ट टूवर्ड, उसी ईस्ट दिशा में, ओके टूवर्ड्स द लेक देयर, बट देयर द ब्लू वाटर एंड ग्रीनरी अटैच देम, जहाँ पे कि सारी चीज़ें उन्होंने क्या आकर्षित किया था, ग्रीनरी और वो लेक थे, तो सब लोग वहाँ की ओर भागे जल्दी से।
अब क्या हुआ वहाँ जाने के बाद, बोल रहा है ए लार्ज कॉलोनी ऑफ रैबिट्स, देखिए यहाँ पे आया खरगोश, रैबिट्स लिव्ड अराउंड द लेक फॉर मेनी जनरेशन। तो वो बोले जहाँ पे उनको पानी मिला था हाथियों को, उस लेक के किनारे में ना बहुत सारे रैबिट खरगोश रहा करते थे। कब से? फॉर मेनी जनरेशन, बहुत सारे उनके पूर्वज वहाँ रहते, वहाँ तब से वो रह रहे थे। दैट मॉर्निंग एज दे वेयर बिजी वर्किंग दे हर्ड ए लाउड थंडरिंग। तो उस दिन क्या हुआ, जब वो सारे हाथी लोग वहाँ पहुँचने लगे सब झुंड बनाकर पूरे, तो जो रैबिट रहे थे वो बाकी नॉर्मल दिन की तरह वो सोचे कि आज इतना ज़्यादा अपना सारा काम कर सुबह से, उनको क्या बहुत तेज आवाज़ सुनाई दिया, वर्किंग एंड दे हर्ड ए लाउड थंडरिंग। थंडरिंग मतलब क्या होता है, जब हम लोग बारिश होती है तो बिजली चमकता है ना, जिस तरह से साउंड होता है जितना तेज, उस तरह साउंड उसको वहाँ सुनाई दिया, थंडरिंग उसको बोलते हैं हम लोग। तो थंडरिंग साउंड सुनाई दिया। दे थॉट दैट द क्लाउड वेयर गैदरिंग एंड स्टॉर्म वुड सून ऑकर। तो उनको लगा जो रैबिट थे कि बादल जो है वो गरजने वाले, मतलब बारिश होने वाली होगी। दे लुकड अप एट द स्काई बट इट वॉज क्लियर। तो जो खरगोश थे उस सबने आकाश की तरफ देखा, देखा आकाश तो साफ है, आसमान में कुछ भी नहीं है। सडनली ए लाउड रोर वॉज हर्ड अगेन एंड लार्ज हर्ड ऑफ एलिफेंट वॉज सीन रशिंग टूवर्ड्स लेक। तो फिर क्या हुआ, फिर से उनको वो एक लाउड रोर मतलब दहाड़ने की आवाज़ सुनाई दी रैबिट्स को। फिर जब उन्होंने देखा, उन्होंने फिर से देखा तो हार्ड अगेन फिर से सुनाई दिया उन्हें। तो लार्ज हार्ड ऑफ एलिफेंट में एक हाथी का झुंड जो बड़ा सा क्या था, सीन रशिंग टुवर्ड्स द लेक, वो सारे लेक की ओर भागते हुए जा रहे थे, उनको वो दिखाई दिया। किनको दिखाई दिया? रैबिट को दिखाई दिया। तो ये था स्टोरी। अब इसको हमको सुनाई देना है किस पे? रेडियो पे सुनाना है इसको। मतलब ये कहानी है मान ली, तो इसमें क्या कौन सुनाएगा? जैसे कोई हमको एक नरेट करेगा, कहानी को सुनाने वाला है कि हाँ एक हाथी है, हाथी का झुंड है, वो ऐसा कर रहा है, वो 4 दिशा में बांट के गया, पानी खोजने के लिए गया, पानी नहीं मिला 3 लोगों को, एक को पानी मिल गया, वो वापस आया, बाकी लोगों को बताया, बाकी हाथियों ने आपस में झुंड बनाया टुगेदर। फिर वो सब लोग दौड़े उस लेक की तरफ। जब वो लेक के गए, वहाँ पे लेक पे पहले से कोई ये रैबिट्स खरगोश के झुंड रह रहे थे वहाँ पर, वो कई सालों से वहाँ रह रहे हैं, उनका जनरेशन रह रहा है, उनको लगा कि बारिश हो रही है। इस तरह क्या एक इमेजिनेशन हो गया। अब आप जब इसको सुनाएंगे रेडियो पे, आप कैसे सुना सकते हैं इसको? चलिए इसको देखते हैं एक बार। तो इसका क्लियर हो गया, ये हमारा हो गया स्क्रिप्ट का राइटिंग क्या हो जाएगा। तो शीर्षक क्या होगा हमारा? सूखा और झील। यहाँ पे देखिए, अब ये आपके ऊपर है, अब यहाँ पे कुछ दिया नहीं था, आपने पूरा कहानी पढ़ा, आपको लगा क्या होता है जब मैंने गांव में सूखा आया था, सब लोग सूखा हो रहे थे, उनको लास्ट में झील मिला, लेक मिला, तो यहाँ पे नाम दे दिया उन्होंने, सूखा और झील का नाम दे दिया। आप कुछ और भी नाम सोच रहे आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो यहाँ पे हो गया सूखा और झील का नाम टाइटल हो गया। मीडियम क्या इसका? रेडियो बनाना, ऑडियो। अब कैरेक्टर कौन कौन सा इसमें? एक हो गया हमारा वाचक, वाचक मतलब हो गया जो कहानी को नरेट कर रहा है, वही कहानी बताने वाला है हमको। फिर और क्या हो गया? हाथियों का राजा हो गया, और एक हो गया हाथियाँ, ये हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे होगा रैबिट भी, खरगोश मैंने लिखा ही नहीं। तो यहाँ पे एक हाथी का जो था किंग, वो हो गया, बाकी जो हाथी थे वो एक कैरेक्टर हो गया, और एक हमारा हो गया रैबिट जो खरगोश है। तो ये 4 लोग इसमें कैरेक्टर हो गए तरह से बोल सकें। ओके, अब यहाँ पे इंट्रो है, इंट्रो है उद्घाटन, मतलब कहानी कहाँ से शुरू हो रही है वो बताना है आपको। तो पहले बोला है ध्वनि, तेज गर्म हवा की आवाज़ और सूखे पत्तों की ससराहट। अब देखिए ये जो लाइन है, ये था क्या वहाँ पे कहीं पे भी? सूखे पत्तों की ससराहट कहाँ था? वहाँ कहीं नहीं था। ये कहाँ से ऐड किया उन्होंने? और तेज गर्म, चूंकि उन्होंने बोला है कि वहाँ पे सूखा पड़ा। सूखा मतलब क्या होता है? जहाँ पे बारिश नहीं हुई बहुत बहुत टाइम से, है ना, हर चीज़ पूरा सूखा सूखा आ गया है। तो वहाँ पे क्या होगा? जब सूखा होगा तो वहाँ पे क्या होगा? बहुत ही तेज गर्म हवा रहेगी, गर्माहट रहेगी, गर्मी रहेगी। और दूसरा, पत्ते वगैरह सूख गए हैं मान लीजिए, तो पत्तों सूखने की आवाज़ कैसी होती है? इसलिए यहाँ पे क्या किया उन्होंने, अपने मन से स्टार्ट किया ध्वनि देकर कि तेज गर्म हवा की आवाज़ आई और सूखे पत्तों की ससराहट। जब हम रेडियो में सुनेंगे हमको ये फील होगा, हाँ सूखा है मतलब बारिश नहीं हो रही है, मतलब ड्राई है मौसम, ठीक है। फिर यहाँ वाचक, वाचक क्या बोलेगा यहाँ पर नरेटर हो गया। एक बार पूरे देश में भयानक सूखा पड़ गया, शहर गांव और पूरा राज्य भोजन और पानी के बिना तड़प रहा था। अब ये जो वहाँ पे था लाइन, उसका जस्ट ये हिंदी में अनुवाद कर दिया, लेकिन इसको अनुवाद करके कोई तो बोलेगा। तो यहाँ पे यहाँ हो गया वाचक, तो आपको क्या करना है, हेडिंग देना है ध्वनि, एक सेमीकोलन देखे आप, ध्वनि कैसी होगी तो ये होगा, ये हमारा उद्घाटन हो गया, मैंने इंट्रो हो गया। और फिर वाचक का पहला लाइन क्या है? यही है कि एक बार पूरे भयानक सूखा पड़ गया, गाँव शहर और पूरा भोजन के लिए क्या है तड़प रहे थे, जो है ना हमारा पहला लाइन यही था हमारा, है ना। वंस ए लॉन्ग ड्रॉट हैज़ ऑकर्ड इन द कंट्री, टाउन विलेज एंड इंटायर किंगडम वाज द फूड एंड वाटर के लिए वहाँ पे तरफ रहे थे, वही से हमारा पहला लाइन हो गया। ये हमारा इंट्रो हो गया स्टार्टिंग। ओके, नेक्स्ट हो गया वाचक हो गया। फिर हाँ यह फिर हमारा दृश्य। अब यहाँ से देखिए क्या करना है आपको, इसमें भी 1 बाय 1 पार्ट बाय पार्ट बताना है। तो यहाँ पे पूरे कहानी को पढ़ने के बाद आप जितना चाहे 10, 8, 9, 12 जितना आपको कंफर्टेबल लग रहा है, आप जितना शॉर्ट में ब्रेक कर सकते हैं, उसको ब्रेक करके उतना आप दृश्य 1, दृश्य 2, दृश्य 3 करके आप हेडिंग देके लिख सकते हैं। तो हमारा ये होगा दृश्य 1, पहला दृश्य में क्या होगा, तो इसमें कौन कौन बोलेगा, तो यहाँ पे ध्वनि होगी, क्या होगा, टूटती जमीन की आवाज़, दूर से पशुओं की करुण पुकार, मतलब जो ज़मीन है वो सूख के कैसे बोलते हैं, क्रैक आता है जो फटना, ज़मीन की सूखने की आवाज़ आ रही है। और जो पक्षी पशु है वो क्या पानी की तलाश में हताश हो गए, तो उसके मुँह से एक कहानी की आवाज़ आ रही है, वहाँ पे वो बोला करुणा, मतलब उनको चाहिए, डिस्परेट है वो। फिर है वाचक, वाचक मतलब जो हमारा नरेटर है वो क्या बोले इस लाइन को, तो फसलें नष्ट हो चुकी है, धरती पूरी तरह से सूख गई है, जंगल में रहने वाले हाथियों का एक झुंड भी प्यासे से बेहाल था। यहाँ तक हाथी के आने से पहले तक वो नरेटर बोलेगा सब चीज़। फिर हाथी का राजा बाद में डिसाइड किया कि उसको भेजना है,
ठीक है ना। लेकिन उसके पहले कौन बोल रहा है, उसके पहले जो हमारा कहानी हमको सुना रहा है वही हमको बोला, वो हमारा वाचक है, नरेटर है, ये नरेट कर रहा है वो। तो वो बोला कि फसल नष्ट हो गई है, धरती सूख गई है, और जंगल में जो है सभी हाथियों को छोड़ वो भी पानी के लिए बेहाल हो गए। ये बात वो बोल दिया नरेटर। ये हमारा दृश्य 1 हो गया। फिर दृश्य 2 में क्या हो गया, ध्वनि क्या हो गया, तो भारी पैर, आप देखिए यहाँ से हाथी का एंट्री हुआ, तो हाथी का एंट्री कैसे होगा, उनकी पैरों की आवाज़ बहुत तेज होगा, भारी होगा, तो यहाँ पर लिख दिया है। ध्वनि क्या होगा था यहाँ पर, भारी पैरों की आवाज़ हो गई। ठीक है, फिर वॉइस क्या हो जाएगा, तो वॉइस ओवर वाचक यहाँ पे। तो एक दिन हाथियों के राजा के झुंड को 4 भागों में बांट दिया। ठीक है, फिर हाथियों के राजा, अब ये गंभीर स्वर में, तुम चारों दिशाओं में जाओ और पानी की खोज करो। ये लाइन कौन बोला, ये जो हाथी का राजा था, जो है ना किंग ऑफ द एलिफेंट, वो बोला ये लाइन को। ठीक है, तो अब उसके पहले क्या किया, ये उसको डिसाइड किया, जो हमारा नरेटर वो बोल दिया है कि हाथी का राजा ने क्या किया, हाथी को 4 भागों में डिवाइड किया कि आपको पानी खोजने के लिए जाना है। तो ये बात यहाँ पे बोला है वॉइस वॉचर। बाकी ये दृश्य 2 होगा। दृश्य 2 में आपका साउंड क्या होगा, आपको वो डिसाइड करना चाहिए। ये हमारा ये काम हमारा लिखने का स्क्रिप्ट, ये हमको करना है एक्चुअली। फिर हमारा दृश्य 3 में क्या हो जाएगा, अगला में जब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि ये 4 दिशाओं में बांटना है, पानी खोजना है, ये हो गया। अगला स्टेप क्या था उनका, वो 4 दिशाओं में चले गए हैं। तो आप लिखा ध्वनि क्या हो जाएगा, तो चारों दिशाओं में जाते हाथियों का कदम धम धम करके जा रहे, वो आवाज होगा, वो चीज़ हो गया। फिर वाचक यहाँ पे नटर क्या बोलेगा, एक दल उत्तर की ओर गया, एक दक्षिण की ओर गया, बाकी 2 पश्चिम की ओर। अब ये तो हाथी तो नहीं बोलेगा, हाथी ने तो भेज दिया। अब जो कहानी सुना रहा है हमको वो बताया कि जो हाथियों ने क्या किया, हाथी खाली इतना बोला जाओ जाओ खोज कराओ। उस यहाँ पे इसलिए ऊपर एक लाइन था हाथी का आवाज़ था ना, यहाँ ये देखिए हाथियों का आवाज़, हाथी के राजा का आवाज़ यहाँ एक था, गंभीर मैंने डीप वॉइस में बोला कि तुम चारों दिशाओं में जाओ, ये बोल दिया। फिर अगला कहानी हमको, जो कहानी सुनाने वाला है वो सुना रहा है हमको कि वो चारों क्या हुआ, अलग अलग दिशा में चले गए हैं सब कुछ खोजने के लिए। वो बोल रहा है कि एक दल गया उत्तर में, एक गया दक्षिण में, एक पूरब में, एक पश्चिम में, ऐसा गया। वो बताया हमको वाचक। ये हो गया दृश्य 3, जब वो चला गया वहाँ तक है। फिर अगला ब्रेक दीजिए। फिर हमारा दृश्य 4 क्या हो जाएगा, ध्वनि, लंबा सन्नाटा, फिर थिकरे हुए हाथियों की आवाज़ आई। ठीक है, वाचक क्या बोला है, कई सप्ताह बीत गए, उत्तर पश्चिम दिशा में कोई नहीं आया और पानी नहीं मिला, वे निराश होकर लौट आए। ये बोल दिया, मतलब क्या किया है, पूरे कहानी को पार्ट बाय पार्ट किया है। जब 3 लोगों को पानी नहीं मिला वो वापस आ गए हैं, तो वहाँ तक एक शॉट ले लीजिए कि हाँ ये हमारा एक दृश्य हो गया। इसकी आवाज़ क्या होगी, तो वही लंबा सन्नाटा, क्योंकि पानी नहीं मिला, वो लोग हताश है, तो यहाँ बोला सन्नाटा है, शांति है। फिर क्या, फिर थके हुए, हाथी से थक गए हैं, कुछ नहीं मिला, वापस आ रहे हैं, कैसे हार के वापस आते हैं, थके हुए हैं, वो बोल दिया है। फिर यहाँ पे वाचक बोला नेटवर्क कि वो लोग कई सप्ताह हो गया, वो लोग वापस आ रहे हैं, ये हो गया दृश्य हो गया 4। दृश्य 5 में क्या बोला, फिर से सेम। अगला आवाज़ क्या होगा, पक्षियों की चहचहाट, क्यों, पानी मिल गया है ना। जहाँ पे उनका झील था वहाँ पानी की आवाज़ थी, वहाँ चहचहाट आवाज़ थी। यहाँ पर अगला ध्वनि क्या होगा, पक्षियों की चहचहाट और पानी की हल्की कलकल, जो पानी का जो है एकदम हल्का सा सॉफ्ट आवाज़, वो। फिर वाचक क्या बोल रहा है, कुछ दिनों बाद पूरब की ओर एक दल गया था, सुंदर दृश्य पर पहुंचा, वहाँ नीले स्वच्छ पानी की झील, हरी घास, रंग बिरंगे जलियाँ, फूले, हाथियों की खुशी। अब यहाँ पे क्या, ये वाचक बोल रहा है कि एक दल को वहाँ पे पानी मिल गया है, और उसने क्या क्या देखा है, उस दल ने, उसने यहाँ पे देखा नीला पानी है, पानी साफ है, झील है, घास हरी भरी है, वो सब यहाँ पे लिख दिया है उसको। फिर बोला है हाथियाँ खुशी से, हमें पानी मिल गया। वो जो हाथी वहाँ गया था ना, जो एक झुंड, चौथा वाला झुंड, वो बोला है खुशी से अपने आप बात कर रहा है, हाँ हुर्रे हमें पानी मिल गया है। ये चीज़ हो गया चौथे वाले के लिए। तो बोला हाथी क्या है, खुशी से, उसके ये हो गया एक्सप्रेशन, जो लिखा है ना खुशी से, यह हो गया एक्सप्रेशन, कैसे बोल रहा है, तो हमें पानी मिल गया है, ये चीज़ हो गया। फिर है अगला 6वां नंबर, इसमें क्या बोला है, ध्वनि, तो तेज कदमों की आवाज़, मैंने अब वो लोग वापस आ रहे हैं ना, क्योंकि उनको बताना खुशी के मारे हैं, तो बोले थे वाचक, वे तुरंत लौटे और राजा हाथी को यह शुभ समाचार सुनाया। तो क्या बोलेगा ना, गुड न्यूज़, शुभ समाचार सुनाया, वो तुरंत लौटे। यहाँ बोला तेज मतलब क्या है, जब खुशी में क्या होता है हम लोग बोलते हैं जल्दी भाग के आते हैं, किसी को देना गुड न्यूज़ तो दौड़ते हैं हम लोग, तो वही यहाँ बोला गया तेज आवाज़। ये आपको अपना इमेजिन करना है, जो वापस आ रहे हो वो तेज आ रहे हो, उनकी आवाज़ कैसी होगी। फिर नंबर 7 है, अब यहाँ बोला बड़े झुंड के चलते गड़गड़ाहट। अब जब वो पहुंच गया वहाँ पर, सभी हाथियाँ एक पूर्व दिशा की ओर झील की तरफ चल पड़े। नीला पानी और हरियाली देख उन्हें आकर्षित कर रहे थे। अब वो क्या हुआ, जब उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया अपने उस झुंड को, अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, फिर बाकी सब हाथी मिल गए आपस में, बड़े झुंड हो गए, उनकी अब गड़गड़ाहट होगी। जब सिंगल गया तो दौड़ के गया, जब सारे आ गए एक साथ तो वो क्या गड़गड़ाहट हो गई, एक तरह से आवाज़ होगी। फिर सारे हाथी क्या हो गए, वो सब कहाँ गए, फिर पूर्व दिशा की ओर गए, जहाँ उनको हरियाली दिख रही थी वहाँ चले गए। फिर दृश्य 8, अब यहाँ से क्या होगा, छोटे जानवर की हलचल। ये किसकी है, ये है खरगोश की। झील के आसपास कई पीढ़ियों से खरगोशों की एक बड़ी बस्ती रहती है। अब खरगोश छोटे हैं ना, उनकी आवाज़ तो कम होगी, तो यहाँ पे इसलिए क्या बोला है, छोटे जानवर की चलचलाहट, हलचल बता दिया, मूवमेंट बता दिया वो चीज़। फिर दृश्य 9, तेज गड़गड़ाहट की आवाज़। अब यहाँ पे तेज मतलब जो हाथी वहाँ पहुँच चुका है, ठीक है। रैबिट, सॉरी यहाँ पे हिंदी होगा, ये खरगोश लिखना है आपको, इंग्लिश हो गया रैबिट, यहाँ पे खरगोश लिखना है आपको। खरगोश क्या डर, अब जब वो उनको तेज आवाज़ सुनाई दी तो वो क्या हुआ, डर गए ना खरगोश लोग। लगता है बादल घिर गए हैं, शायद तूफान आने वाला है। वाचक बोलता है उन्होंने आकाश की ओर देखा और आसमान, क्योंकि ये वाला उन्होंने आपस में बातचीत किया, खरगोश ने बोला कि शायद आज बारिश होगी, लग रहा है आपस में बातचीत किया कि इतना आवाज़ क्यों आ रहा है, लग रहा है बारिश होगी आज। तो फिर क्या हुआ, अगला दिखा रहा है, वाचक बोला कि वो लोग फिर खरगोश बाहर झाँके हैं,
अब यहाँ पे देखिए दो लाइन है, एक है जो आपस में बात किया खरगोश लोग, वो आपको बताना कि खरगोश ने बात किया है, लेकिन जो बाहर आके आसमान ताक रहे हैं ये बात हमको बता रहा है नरेटर कि खरगोश कर क्या रहा है, वो मुझे अगला बता रहा है। इसे यहाँ लिखा है वाचक आकाश की ओर देखा और बोला आसमान तो आज बिल्कुल साफ है। अब यहाँ से फिर हो गया अंतिम दृश्य। ध्वनि क्या है, हाथियों की जोरदार चिंगार और कदमों की भारी आवाज़, मतलब वो जो दहाड़ा था उन्होंने। फिर वाचक बोल रहा है अचानक जोरदार गर्जना गर्जना सुनाई दी और हाथियों का विशाल झुंड झील की ओर बढ़ता दिखाई दिया। ध्वनि रहस्यमय संगीत। अब यहाँ पे जो वो लोग क्या, वो लोग थोड़ा डर गए, खरगोश लोग इतनी तेज आवाज़ क्यों आ रही है, उन्होंने देखा कि हाथी का झुंड आ रहा है मेरी तरफ। फिर यहाँ पे फेड आउट, मतलब कैमरा को दूर की तरफ बाहर निकाल लिया गया, यहाँ हो गया समाप्त। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ कि खरगोश मर गया या ये ऐसा हाथी है, ऐसे कुछ नहीं हुआ। ये जितना आपको दिया गया था, यहाँ से ये इसका एंड हो गया। तो ये जो स्टोरी आपको दिया गया था, ठीक है ना, ये क्या हो गया, देखिए मिडिल से दिया गया एक्चुअली। क्या किया उन्होंने, यहाँ से यहाँ मिडिल दिया, यहाँ से एक आवाज़ सुनाई दिया और लास्ट के यहाँ उसको झील मिल गया, हाथी भी पहुँच गया वहाँ पर, खरगोश तो वहाँ रह ही रहा था पहले से ही। अब इसमें क्या किया ना, देखिए जितना हमने बताया दृश्य, इसको क्या है, आप जितना पार्ट बाय पार्ट इसका ब्रेक कीजिएगा आपको उतना ये ईजी पड़ेगा लिखना। आप पहले पूरा कहानी को पढ़ें, आप समझ के अपने माइंड में सोचिए कि अच्छा ये घटना घटा, ये घटा, है ना। पहले उसने बोला, एक आदमी का नरेट किया है कि सूखा पड़ गया था, खाने का किल्लत हो गया, यहाँ से यहाँ तक यही था, सूखा पड़ा, खाने का किल्लत हो गया। फिर बोला कि हाथी भी है, वो भी प्यासा है सब लोग की तरह। फिर बोला कि हाथी का राजा ने बोला कि पानी खोजेंगे हम लोग। फिर उन्होंने क्या कि 4 ग्रुप बांटा है, चारों को भेजा गया है, तीनों को पानी नहीं मिला, एक को पानी मिल गया है। सारा स्टेप बाय स्टेप कहानी घटा है। तो एक एक पार्ट को, एक एक पार्ट में एक एक दृश्य बना दीजिए आप, एक एक ब्रेक दे दीजिए कि हाँ एक यहाँ पे एक शूटिंग हुआ, यहाँ पे एक, मान लीजिए शूटिंग हो रहा है एक तरह से, छोटा सा शूट किए, ये कंप्लीट, अगला शूट करेंगे, फिर अगला शूट, ऐसे ये पार्ट बाय पार्ट चल रहा है ना। एक शूटिंग हुआ, अगला, फिर अगला, फिर अगला, ऐसे करके चल रहा है हमारा। आप ऐसा अपने आप को इमेजिन कीजिए कि आप एक राइटर है, आप कैसे करेंगे उसको, तब आपको ईजी पड़ेगा ये। तो जहाँ जहाँ फुल स्टॉप दिया आप वहाँ से वहाँ लेकर एक फुल स्टॉप में एक फुल स्टॉप एक एक दृश्य करके लीजिए, उससे आपको करना है, आपको ईजिली पड़ेगा। फिर हाथी गया, वापस आया, एक चौथे ने बताया उसको। अब जब वो आ रहा है चल के, तो कैसे आवाज़ आएगा। अब चूंकि ये हमारा है रेडियो, हमको तो टीवी पे ये दिख नहीं रहा है ना, तो रेडियो हमें बताना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, नोटिस किया होगा आपने, हर एक जगह पे रेडियो में क्या हो रहा है, ध्वनि इंपॉर्टेंट है। जहाँ से दिखा है हर दृश्य के नीचे लिखा है ध्वनि, दृश्य ध्वनि। तो हर एक दृश्य में आपको बताना पड़ेगा ध्वनि का आवाज़ कैसा है, जो भी घटना घट रही है, अगर चल के आ रहा है, कोई जा रहा है, खरगोश देख रहा है, तो उसकी आवाज़ कैसी है। तो आपको ये चीज़ यहाँ से पढ़ के अपने सिस्टम को ऐड करना पड़ेगा। तो अगर जब जब आप कर रहे हैं किसके लिए, रेडियो के लिए, तो आपको हर जगह पे ध्वनि और वाचक ये दो आ रहा है ना। वाचक मतलब नरेटर, तो ध्वनि एक होगी और एक नरेटर होगा, ये कंफर्म है। बाकी जो कैरेक्टर है वो अपना डायलॉग बोल रहा है, जैसे हाथी ने कुछ बोला यहाँ पे एक लाइन, खरगोश ने कुछ बोला यहाँ पे एक दो लाइन बोला, बाकी मैक्सिमम क्या हो रहा है, जो हमारा नरेटर है वो बोल रहा है। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया कि रेडियो वाले में क्या हो रहा है, हमारा इंपॉर्टेंट क्या हो गया, एक तो हो गया साउंड और दूसरा हो गया नरेटर। ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट हो गया, ये हर जगह पे है। आपको सेम लिखना है, दृश्य 1 पहला हो गया रेडियो स्क्रिप्ट, ठीक है। फिर शीर्षक दीजिएगा आप, मीडियम दीजिएगा रेडियो, पात्र कैरेक्टर आप दीजिए नाम वगैरह, फिनिश आ जाइए उद्घाटन, और यहाँ पे स्टार्टिंग इंट्रो कर दीजिए। फिर है दृश्य 1, दृश्य 1 में क्या हो गया, तो ध्वनि आवाज़ पहले दीजिए और फिर क्या बोला वाचक वो दीजिए, ध्वनि आवाज़ ध्वनि वाचक, ऐसा करके ध्वनि और वाचक ये कॉमन हर जगह रहेगा, ठीक है। अब जहाँ पे कोई कैरेक्टर कुछ बोला आपको वो ऐड करना है, ये हमारा रेडियो के लिए। तो रेडियो थोड़ा ईजी पर मुझे लगता है जहाँ तक, जहाँ तक था टीवी वाले का बात था, तो टीवी में क्या ज़्यादा कैरेक्टर है, वहाँ पर दृश्य भी है, ध्वनि भी है, ठीक है। और वहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे दृश्य भी हो गया, ध्वनि भी हो गया, और यहाँ पे क्या किया, जो कैरेक्टर जो अपना डायलॉग बोला वो भी बोलना पड़ेगा। और दूसरा क्या है, वहाँ पे टाइटल दृश्य 5, उसका नाम क्या है, तो उन्हें जैसे मान लीजिए दे दिया बरांडे का सीन, आपने सुना होगा, जैसे मूवी देखते हैं आप, इसको इमेजिन के मूवी से ही कीजिए, हाँ बरांडे का सीन, हाईवे का सीन, ब्रिज का सीन, तो मैंने ब्रिज पे एक शूटिंग हो रहा है, तो वो हमारा शॉर्ट 5 है, शॉर्ट 6 है, शॉर्ट 6 कट आउट बोलते हैं इस तरह से ना हम लोग, देखना होगा आपने। तो सेम यहाँ पे वही चीज़ बोला जा रहा है। तो आप क्या कीजिए, अपने हिसाब से स्टोरी को रीड कीजिए, आप जितने पार्ट में उसको डिवाइड कर पा रहे हैं, आपको ईजी पड़ेगा लिखना, आप उससे डिवाइड कीजिए उसको, है ना, छोटा छोटा कर लीजिए। यहाँ पे एक शॉर्ट 1 हो गया, उसका एक नाम दीजिए, शॉर्ट 1 का नाम है ये, शॉर्ट 2 का नाम है वरांडा सीन, शॉर्ट 3 का नाम है वो स्लीपिंग का सीन, ऐसा करके बात कर दीजिए। और कौन क्या बोल रहा है उसको लीजिए, अपना जो आ रहा जो उसका डायलॉग है वो लिखिए, वहाँ पे हो जाएगा वो। कुल मिला के मैं बोलूँगा यहाँ पे देखिए सारा मैंने 6 पी का, आप इसको ही पूरे PDF को आप क्वेश्चन को पढ़िए और इसको हिंदी में खुद ही देख देख के लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको देख के ही लिखिएगा ना, फिर उसको आपको क्या खुद ही एक विश्वास आएगा मन में कि हाँ मैं इसको लिख सकता हूँ। आप देख के ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, पहले आप देख के लिखिए, जब देख के आप लिख लेंगे एक बार, फिर क्या कीजिए, कोई दूसरा वाला एक नया लेकर वहाँ से उसको लिखना शुरू कीजिए, कोई अलग स्टोरी लेकर उसको ट्राई कीजिए लिखना, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो फिलहाल आप पहले देख के ही 2 बार लिखिए, 2 बार लिखिए, आपको एक अंदर से आने चाहिए विश्वास कि हमको लिखना कैसे है, आपका फॉर्मेट क्या है। मेन क्या है इसमें फॉर्मेट, आपको ऐसे लाइन वाइन करके नीचे नीचे कर लिखना है, हिजी किसी नहीं करना। आपको बहुत पेपर मिलेंगे वहाँ से, एक लाइन में डायलॉग लिखना है, दृश्य 1 एक लाइन गैप छोड़िए, चूंकि आपका जो बुक है वो भी ऐसा लाइन वाला आ रहा है ना, एक लाइन में काम लिखिए, एक लाइन छोड़ के फिर दृश्य 2 दृश्य 3 ऐसा करके लंबा लंबा करके लिखिए, आपका ये इजीली हो जाएगा। और बाकी जो मैंने आपको बताया जो सेम स्ट्रेटजी आपको यही आपको फॉलो करना है, मेन है आपको रीड कीजिए छोटे वाली। मैं बोलना चाहूँगा एक चीज़ यहाँ पर, ये है हमारा 40 मार्क्स का है। आप क्या कीजिए, आपको करना है 3 लॉन्ग क्वेश्चन, है ना, या तो आप सबसे पहले आप इसी को अटेम्प्ट कर लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। आप जैसे पेपर मिलता है आप इसको जाइए प्रैक्टिस करके, सबसे बेस्ट है स्टार्टिंग का 1 घंटा टाइम दीजिए इसको,
1 घंटा में इसको अच्छे से पढ़ के 1 से ये 1 से लेकर अगर 1.5 1 घंटा 15 मिनट लग रहा है मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका ये 40 मार्क्स बहुत ज़्यादा वेटेज है इसका। बाकी जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है ना, अगर मान लीजिए टाइम लास्ट में कम भी बच रहा है, मान लीजिए 1 घंटे में आप जल्दी करके आप लिख लेंगे कैसे भी करके, आप वो कर सकते हैं। या फिर क्या कीजिए, आप स्टार्टिंग में दो लॉन्ग क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर बीच में चले जाइए इसको लिखने के लिए, ऐसा कर दीजिए। या फिर अगर 3 आपको लिखना लॉन्ग क्वेश्चन, तो आप जल्दी जल्दी लिख के उसको 1.5 डेढ़ घंटे में 3 लॉन्ग क्वेश्चन खत्म कर दीजिए। आधे घंटे में क्वेश्चन कर दीजिए, जो बाकी लास्ट में बचा टाइम उसको पूरे लास्ट में कीजिएगा ये चीज़ें। पर मैं बोलूँगा सबसे अच्छा, आप पेपर जब मिलेगा ना, आप एटलीस्ट पेपर में पहले एक बार पढ़ लीजिएगा, जो दिया हुआ आज का स्टोरी क्या है पेपर में, आप उसको पढ़ लीजिएगा एक बार, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए उसको कि इसको हमें करना कैसे। एक बार अगर मान लीजिए कभी स्टोरी थोड़ा ईजी है, कभी हार्ड है, आपको आइडिया मिल जाएगा। बाकी जो वर्ड का मतलब है वहाँ पर ब्रैकेट में लिख लीजिए आप, ऐसा करके आप उसको अच्छे से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, मुझे पता है, लेकिन अगर जो लोग यहाँ तक लास्ट तक अगर वीडियो देख चुके हैं ना, मैं तब विश्वास करता हूँ कि एटलीस्ट उनको 40 में से कम नहीं तो 20 से 25 नंबर का उनका काम हो चुका, पक्का हो चुका। अगर जितना मैंने बताया, अगर इसको आप 2 बार अच्छे से वीडियो को 1.5 स्पीड पर करके देख लीजिए एक बार, और जो ये वाला PDF को मैं शेयर करूँगा टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से डाउनलोड करके इसको 2 बार रीड कर लीजिए इसको, और आपके अंदर एक विश्वास है कि हाँ मैं इसको लिख लूँगा। आपको पूरा ब्लैंक फील नहीं होगा जो है, क्योंकि मेरे लिए भी नहीं आता, मैंने जिसको पूरा पढ़ा मुझे अच्छा लगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सबको आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी अगर आपका कुछ डाउट है, अगर कुछ भी आपको समझ में प्रॉब्लम, आप नीचे प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपका हेल्प करने की कोशिश करूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।